जिससे उनका नुकसान हो गया, चलता हुआ कारोबार भी उजड़ गया और खुद इंसान कमाने वाला दर बदर की ठोकरें भी खाना लग गया और एक यानी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। आसिम मलिक फ्यूचर कंसर्न के पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, बिकॉज ये आपकी मर्जी के बगैर हो नहीं सकता। ठीक, हम जितनी मर्जी कोशिश करें, आई मीन ग्रेटफुल कि यू एग्रीड। आप सेट करें इस प्रोग्राम की पेस। पता है क्यों? हमने तो आप पे बड़े इल्जामात लगाए हैं 2 प्रोग्राम्स में, तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आपके जवाबात ज्यादा हों और मेरे सवालात जरा कम हो। लेकिन जब मैंने आपकी स्टोरी पूरी सुनी और थोड़ी सी हमने तहकीक भी की और थोड़ा पता चला, मेरा ख्याल है व्यूअर्स को पता तो चलनी चाहिए आपके बचपन से लेकर यहाँ तक की कहानी। लेकिन शुरू इसको करते हैं 2012 से। 2012 से हम शुरू करते हैं और फिर इसको जहां जहां हमें मौका मिलेगा हम बीच में आपके माजी को लेके आते रहेंगे। ठीक, एक वीडियो मैंने दिखाई। ठीक, मैंने वीडियो दिखाई राना मशहूद की, ठीक, पंजाब के लॉ मिनिस्टर की। वो आपसे पैसे ले रहे हैं, ठीक, और वहां पे लेन देन हो रहा है, सेनेटर्स का भी लेन देन हो रहा है, सेनेटर्स के नाम भी लिए गए। पंजाब असेंबली के अंदर सुना बड़ा लेन देन हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया गया। आपकी जिम्मेदारियां थी वो तोड़ना, लोगों को लोटा बनाना। जब इतना करीब होता है कोई आदमी किसी के, जब अरबाब इख्तियार के इतना करीब हो, वो आप पे इतना ट्रस्ट करते हो, तो वो क्या नौबत आ गई कि पंजाब पुलिस आपको कत्ल करने की कोशिशें करती रहे, हुकूमत पे वक्त जो है वो आपके पीछे पड़ी हो और आपकी खून की प्यासी हो जाए, हर अदालत जो है वो आपकी जायदादें जब्त करना शुरू हो जाए और आपके बच्चे जो हैं उनको हरास किया जाए, आपकी फैमिली वालों को इतना मारा जाए हिप से बेजा में रख के कि उनकी आंखों से, नाक से, कान से खून निकलना शुरू हो जाए और वो आपके खिलाफ इकबाली बयानात भी देना शुरू हो जाए। 2012 से आसिम मलिक और आज के आसिम मलिक में क्या फर्क है? स्टार्ट करते हैं जनवरी 2012 से। खैर, जनवरी 2012 से पहले भी कोई एक 7 ईयर्स की डिफरेंट स्टोरी है, उसको नरेट करेंगे, लेकिन पहले हम जनवरी 2012 की बात कर लेते हैं। जनवरी 2012 में फ्यूचर कंसर्न को काम करते हुए 17 ईयर्स हो चुके हुए थे। 17 सालों में 157,000 केसेस कामयाबी से कंप्लीट हो चुके हुए थे। हमारे पास देयर इज नॉट इवन अ सिंगल चार्ज जो कंपनी के खिलाफ किसी भी फोरम पे कभी भी प्रूफ हुआ था। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा उर्दू में बात करें, क्योंकि मेरे नाजरीन जो है वो मेरी तरह के ही हैं बेचारे, वो कहते हैं उर्दू में बात करें। तो 2012 तक फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ ना तो किसी किस्म की कोई FIRs प्रूव हुई हुई थी, ना कोई किसी किस्म की कंप्लेंट इस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी जिसको कह सकें कि चार्जशीट हो गया, और ना ही किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मौजूद थी। जनवरी 2012 में काम होता है, वही काम होता है कि मेरी जो वाइफ है, जिनका ताल्लुक उस वक्त PMLQ से था, वो असेंबली से काम करवाती है, ये काम करवाती है कि एक भेरा एक जगह है जिसको वो असेंबली की करारदाद के थ्रू उसको तहसील थाने बन जाते हैं, जजेस का क्या हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है उस इलाके के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तहसील बनाई, तो उसने उस भेरा की अवाम जिसके लिए वो पिछले 4 साल से काम कर रही थी, वहां पे जाती हैं और वहां पे एक जलसा मुनक्किद करते हैं। अब MP के तौर पे जब उस जलसे को मुनक्किद करती हैं तो वहां पे भेरा की एक बड़ा छोटा सा एरिया है, वहाँ का क्राउड डिफरेंट है, वहाँ पे ख्वातीन बाहर नहीं निकलती, वहाँ पे लोगों में जलसे में जाने की टेंडेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे वो गैदरिंग होती है जब मेरी वाइफ सूदिया रबाब मलिक जब करती हैं, जो कि इससे पहले देखी नहीं गई। और इतना सरप्राइजिंग है कि जब नेशनल लीडर्स, इवन जब नवाज शरीफ वहाँ पे जाते हैं या बीबी वहाँ पे गई थी, जब इमरान खान वहाँ पे गए थे, तो गैदरिंग वो देखी नहीं गई थी। लेकिन इस गैदरिंग की रीजनिंग ये थी कि इन्होंने वहाँ पे वो डिलीवर किया था जो आज तक 65 सालों में किसी ने वहाँ पे नहीं किया था। सो एक MP अगर वहाँ पे किसी भी किस्म का जलसा करती हैं, 35-40 हज़ार वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, ख्वातीन गलियों से निकल आती हैं, बाहर सड़कों पे ग्राउंड के अंदर सिर्फ बंदे ही बंदे होते हैं, यूर निकल आती है, तो उस इलाके में बहुत बड़ा इंकलाब होता है। वहाँ पे जहाँ पे खातून कभी
जलसा मुनक्कद करने का सोच नहीं सकती है, वहां पे एक खातून जलसा मुनक्कद कर रही है जिसमें 35-40 हज़ार लोग आते हैं, जो वहां पे कभी 5वां बंदा इकट्ठा नहीं हो सकता इस तरह से, और वहां पे इतनी बड़ी गैदरिंग के बाद वे कामयाबी से जलसा मुनक्कद करके तो वापस आती हैं। तो उस वक्त तक तो हमारे जहन में कोई परसेप्शन नहीं था कि हम आगे किन प्रॉब्लम्स को फेस करने जा रहे हैं उस जलसे की वजह से, जो उस वक्त हम उसको बहुत कामयाब बोल रहे थे। बट हमें ये एहसास नहीं था कि ये जलसा जिसको हम इतना कामयाब आज बोल रहे हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स लेके आने वाला है। जलसा कामयाब होता है, जुबिया वापस आती हैं, रूटीन की बातें होती हैं। उस जलसे के होने के कुछ अरसे के बाद आना मशहूद साहब कॉन्टेक्ट करते हैं मेरी वाइफ से, और उसके बाद वो पहली बार आते हैं हमारे ऑफिस में। अब जुबिया को यूजुअली ये करती हैं कि जब भी कोई बंदा मिलने के लिए आए तो वो मुझे अपने पास बुला लिया करती हैं कि साथ बैठ जाओ। तो थोड़ा सा उसको शायद मेरे से कुछ विजडम भी मिल जाती है या कुछ तजवीज़ भी मिल जाती है। दूर की रिश्तेदारी भी तो है ना, अब मियाँ बीवी भी तो है, हाँ, तो खैर बहुत नजदीक ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वैसे एक इवेंट होता है और उस इवेंट के तौर के ऊपर मशहूर साहब हमारे ऑफिस में आते हैं। राना मशहूर? हाँ, राना मशहूर साहब बिल्कुल ऑफिस में आते हैं, बात करते हैं। आते अब ऑब्वियसली जुबे के कोलीग होते हैं, इस हवाले से उनका पहले भी ताल्लुक तो होगा। पार्लियामेंट में है? हाँ, पार्लियामेंट में वो डिप्टी स्पीकर है, मेरी वाइफ MP है। और जब वो आते हैं तो उस मीटिंग में मैं बैठा होता हूँ। अब उस मीटिंग में उनके दो मुतालबे, कोई पैसों की बात नहीं है, जो कुछ नहीं है, कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रही। एक मुतालबा ये है कि जुबिया रबाब मलिक नेक्स्ट इलेक्शन में जो 2013 में होने वाले हैं, उस वक्त अभी नहीं हुए, उसमें उस इलाके से कंटेस्ट नहीं करें। और उसी इलाके में जो फॉरवर्ड ब्लॉक के एक MPA थे, जो कि इनका ताल्लुक पहले PMLQ से था, लास्ट इलेक्शन में अभी PMLN से कंटेस्ट करने जा रहे थे, उसको सपोर्ट करते। वो कौन थे? वो मुख्तार भरत उनका नाम है। मुख्तार भारत उनका नाम है। मुख्तार भारत इज अभी मतलब वो फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर्स थे। लोटा हो गए? लोटा हो गए, बिल्कुल ठीक, लोटा हो गए। और जब लोटे हुए थे ना, उसको बैकग्राउंड बता दूं, उस वक्त उनको ये कमिटमेंट मिली थी कि नेक्स्ट इलेक्शन में आपको PMLN की टिकट मिलेगी। अगर ये कमिटमेंट उन 16 लोगों को नहीं मिली होती, जिनमें से एक मुख्तार भारत था, तो शायद उनको टिकट देने में ये भी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना होती कि जी सीट तो पक्की है और जुबिया रबाब मलिक इस पे कंटेस्ट कर लें। उनका ये इशू था कि जी हमने इतने लोगों के सामने कमिटमेंट कर दी कि टिकट इनको देंगे, लेकिन इस जलसे के बाद हमें लगता नहीं हम सीट वहां से विन कर पाएंगे, इसलिए आप सपोर्ट उनको दे दें और खुद बैठ जाए। और नहीं, खुद नहीं बैठे, कोई रिजर्व सीट ले लें हमसे। अब जुबिया ने उस इलाके में 4 साल काम किया था, बहुत हमने उसकी कमिटमेंट थी लोगों के साथ। उसने वहां पे एक नया शऊर दिया था। उसने इलाके में वो जो डेवलपमेंट की थी, इससे पहले कभी हुई नहीं हुई थी, उसने वो तमाम चीज़ों को वो सेक्रीफाइस नहीं कर सकती थी उस वक्त। उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था। वो जो एक खातून जिसका ताल्लुक एक देहात से है, जो घर से नहीं निकल सकती, जिसको वोट का अख्तियार भी शायद नहीं होता, उसको उसने घर से निकालने में मदद की। उसने उनके कॉलेज बनाने में मदद की। उसने उनके लिए साथ चली, साथ खड़ी हुई। अब उनको एकदम ये कहती कि मैं इन इलेक्शन में तुम्हें कंटेस्ट नहीं कर सकती, कंप्रोमाइज की वजह से, वो उसने नहीं किया। वी डिस्कस्ड, ये सब बड़ी लेंथ में बात हुई। तो हमने एक तो उस वक्त भी ऑनस्ट आना मशहूर को इतना सीरियसली लिया भी नहीं। वी थॉट कि शायद मुझे नहीं, हमसे पहले भी होता रहा, इससे बहुत से लोगों ने राब्ता किया टू ज्वाइन द PMLN फॉरवर्ड। अपने ओन पे आपका मतलब है आगे हैं, बात कुछ करते हैं ना कि अपने ओन पे आगे, और उसके बाद में जाके CM को PM को इन्फॉर्म कर दिया, ये हमने कर लिया और ये हमारा पास क्रेडिट ले लिया। ये वी अंडरस्टैंड द सिस्टम, उसमें तो कुछ राय नहीं है ना, हमें समझ नहीं कैसा होता है, और ऐसा होता है पाकिस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो वी थॉट कि शायद इट इज वन ऑफ दोज एपिसोड। इनके पास रिपोर्ट आ गई जलसे की, अब ये CM को खुश करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि ये इसके बाद तो ये इस तरह से डेवलपमेंट हो जाए। हमने कहा ठीक है, लेट्स कंसिडर इन दैट। और एक और बात थी, उन्होंने कहा जी आप इस पे CM आपसे मिलना चाहते हैं। अब जब उन्होंने ये बात की कि CM आपसे मिलना चाहते हैं, देन मुझे लगा कि इस हद तक तो ये बात ठीक है कि अब इसमें CM इन्वॉल्व है, अदरवाइज ये हमें खुद से ऑफर नहीं करता कि CM आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा CM से मिलना चाहते हैं तो उनके ऑफिस आ जाए। तो उन्होंने कहा ये ऑफिस प्रॉब्लम होगा, ऐसा करें कि आप उनके घर 96H मॉडल टाउन में वहां पे आ जाए। मैंने कहा एजेंडा क्या होगा आने का? कहते नहीं CM है, पूरी पंजाब के CM है, आपके भी CM है, तो मिलने में तो हर्ज नहीं है। मुझे एग्री कि मिलने में क्या हार्ज है, मतलब जा तो जा सकता है। सो वी थॉट कब उनसे डिस्कस किया, तुमने कहा ठीक है, वी गेव अ कंसर्न
कि हम सीएम से मिल लेंगे। सो द मोमेंट वी एग्रीड, उसकी इमीडिएटली मौलाना मशहूर साहब ने हमारी सीएम शहबाज शरीफ साहब से हमारी मीटिंग फिक्स करवा दी। एंड वी एंड माई वाइफ, हम दोनों हम सीएम से मिलने उनके लिए 96H मॉडल चले गए। वी गेट अ मीटिंग विद सीएम। अब सीएम बड़े उस मीटिंग में बहुत काटियस थे, बहुत डिसेंटली वो मिले और उन्होंने 2 मुतालबे रखे उस मीटिंग के अंदर। राना मशहूद का एक था, शहबाज नहीं, आप शरीफ के शहबाज शरीफ सब खुद बात कर रहे हैं ना, उनके 2 मुतालबे। उनके 2 हो गए। एक मुतालबा उनका ये था कि आप हमें ज्वाइन कर लें और इसके लिए आप कल ही स्टेटमेंट दे दें कि आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। और उसको जुबिया ने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि आप कोई चाहते हैं कि मैं नेशनल कॉज के लिए काम करूं या अवाम के लिए काम करूं तो मुझे बताएं, मैं उस पर काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप ये क्यों चाहते हैं कि मैं PMLN ज्वाइन करूं? उन्होंने कहा जी हम लिस्टिंग कर रहे हैं 2013 के, हम तमाम कैंडिडेट्स को फाइनलाइज करने की पोजिशनिंग में आए हुए हैं, तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये फैसला कर लें कि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं। प्लस आप उस वक्त जुबिया ने को करारदाद पास करवाई हुई थी जो कि इस बात को सपोर्ट करती थी कि तमाम मदारिस के अंदर कंप्यूटराइज और मॉडर्न एजुकेशन लाजमी हो, मतलब जो बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ आम तालीम भी पढ़ें ताकि उनके शोर में थोड़ा बेहतर इजाफा हो। इससे मुल्क के बहुत से वामिल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में कमी होती है, बहुत सी चीज़ें इसमें एब्जॉर्ब होती हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने एक करारदाद मंजूर करवाई हुई असम्बली से, इसकी आप फॉलो ना करें कि 2 उन्होंने उसमें यानी ना करेंगे मतलब यानी ये आप फॉलो ना करें असम्बली में, आप ये असम्बली में जब तरीके से इस्तेकाक मूव तो यानी शूट डाउन हो जाए पूरी, मतलब नहीं, आप इसको भूल जाएं, बस 2 चीजें कर दें। यानी वो करारदाद के मदरसे के स्टूडेंट्स को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए, वो उसके खिलाफ थे। वो उसके खिलाफ थे। क्यों? मेरा अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उस वक्त कि जो मदारिस के लीडर्स हैं, जो हेड करते हैं, वो उनकी सपोर्ट शायद PMLN के साथ बहुत ज्यादा है और वो जो लीडर्स वो नहीं चाहते कि मदारिस में सिर्फ दीनी तालीम के अलावा कोई तालीम दिया है, और पूरे पंजाब में है, उसके अलावा वो उसमें जनूबी पंजाब है जो बड़ा सेंसिटिव जोन बनता है, और वो ये नहीं चाह रहे थे कि उस जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उस करारदार को किसी तरीके से भी फॉलो किया जाए असम्बली के अंदर, जो कि जुबिया बड़ी कंसिस्टेंटली कर रही थी। उसने एक बार नहीं कि कई बार किया हुआ, और असम्बली में कह रही थी कि जी ये अगर पास हो चुकी है, क्योंकि मूव भी जुबिया ने की, उसने अगर पास हो गई है तो उसको इम्प्लीमेंट भी करें, और ये इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत जरूरी था जुबिया के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। अच्छा, मैं चूंकि बिजनेस में था, फॉर मी इसका बेस्ट आंसर यही था कि टाइम दिया जाता और उनसे बात की जाती, तो मेरा कहता जी आपने बात की, हम सोचते हैं, आपको बताते हैं। बट माई वाइफ जुबिया वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, या थोड़ी ज़्यादा बोल्ड थी, मैं मुझे कहना चाहिए। उसने इसी वक्त कहा कि जी बात ये, एक बात तो जेन से निकाल दें कि मैंने वहाँ से कि आप समझते हैं कि मैं कंटेस्ट नहीं करूँगी, मैं कंटेस्ट लाजमी करूँगी। एंड शी चूज द वर्ड, मुझे याद है कि वो तो मेरी ज़िंदगी मौत का मसला है कि मैंने वहाँ से कंटेस्ट करना है। तो उन्होंने बना दिया ना आपकी ज़िंदगी मौत का मसला। खैर उस वक्त तो चीज़ों की इतनी ग्रेविटी नहीं थी ना, हम उसको इतनी ग्रेविटी पे देख रहे थे। एनीवे आगे आए। सो जुबिया रिफ्यूज्ड, स्ट्रेट अवे रिफ्यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। शहबाज शरीफ को रिफ्यूज कर दिया कि ये मैं नहीं करूँगी, और उन्होंने लास्ट दम तक भी कहा कि जी आप इसे सोच लें। जुबिया ने कहा सोचने वाली कोई बात नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये मैंने नहीं करना। सो ये आप वैसे कोई काम है तो बता दें, मतलब जिसके अंदर आवाम की बेहतरी की बात हो सकती है या इलाके की बेहतरी की बात हो सकती है, या मिलकर कोई काम करना जिससे डेवलपमेंट वहाँ की लोगों की हो, तो वो ठीक है, लेकिन ये नहीं हो। कॉन्टेस्ट भी करूँगी, और जो करारदाद है अगर आप मुझे कोई रीजनिंग बता देंगे कि मैं फॉलो क्यों ना करूँ और मुझे समझ आएगी तो मैं नहीं करूँगी असम्बली में, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। लेकिन रीजनिंग नहीं थी। सो शी सेड नहीं, मुझे इस पे दोनों बातों पर इतराज़ है, मैं इसको फॉलो नहीं करूँगी। मीटिंग कंक्लूड हुई, हम वापस आ गए। मीटिंग नेक्स्ट डे मशहूर साहब दोबारा आ गए, और इस समय वो सिर्फ मेरे पास आए, और उन्होंने कहा कि जी शहबाज साहब बहुत अनायड है, नंबर 1, नंबर 2 वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जुबिया से रिफ्यूज कर देंगे। सो अब अना का मसला बन गया। शायद टू सम एक्सटेंड अब उनकी इगोइस्टिक किस तरह हार्ट हुई थी ये नहीं मैं कह सकता, लेकिन मशहूर साहब को ये कहना था कि वो बहुत अनाए। एंड मशहूर साहब का नेक्स्ट पैगाम वो बहुत सिग्निफिकेंट पैगाम था कि
बाय नोइंग कि तुम एक सेंसिटिव बिजनेस करते हो, बाय नोइंग पंजाब में बिजनेस कर रहे हो अभी, ये पॉसिबल नहीं होगा कि सीएम के अगेंस्ट जाके तुम ये कारोबार कर सको। एक मिनट, कारोबार का सीएम से क्या ताल्लुक था? बिकॉज व्हाट आई अंडरस्टैंड, वो मुझे ये मैसेज दे रहे थे कि हमें आराम से इस कारोबार में चीफ मिनिस्टर के प्रेशर की वजह से आराम से हमें किसी भी किस्म का मोडिक्टिव फंड किया जा सकता है। शहबाज शरीफ के ईमा पे आपको नुकसान और जरर पहुंचाया जा सकता? हाँ, ये एग्जैक्टली बाना मशहूद काम है, बिल्कुल सेम। इट वॉज सेम मैसेज गिवन बाना मशहूद तो ऐसे काम खत्म हो रहा है तो, और सीएम अगर इसे ठीक है तो दैट्स फाइन। आई मीन हमें बिजनेस में इतने फ्रंट तो खोले नहीं है, तो ये बात थे आप मान गए 20 लाख की रिश्वत देने बिल्कुल टू सम एक्सटेंड, यस, इसको रिश्वत कह लें, यस रिश्वत ही कहना चाहिए भी तो। मैंने उनको 20 लाख रुपया दे दिया और एलईडी से भिजवा दी, और उस एलईडीज में वहाँ पे गुजरावाला में डिस्प्ले दी हुई, उसका भी हमने बिल पे किया। तो पहला काम तो इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस 20 लाख रुपीज। ये 20 लाख रुपए से स्टार्ट। राना मशहूद तो कहते हैं चेक बाउंस हो गया। नहीं, वो चेक बाउंस नहीं हुआ, वो चेक की बात करते हैं, चेक पे पहुंचते हैं अभी। अच्छा, ये तो कैश है, अभी चेक की कोई बात नहीं हुई। अभी तो राना मशहूद ने बीच में भी चेक ले लिया, वरना चेक में राना मशहूद तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में चेक ले बैठे, वरना तो मैं तो ये भी साबित ना कर पाता कि राना मशहूद ने मुझे पैसे लिए हुए नहीं लिए हुए। ये उसकी तो वीडियो है। हाँ, नहीं, बट वो कहते हैं लिफाफा दिए हफ्ते में, पता नहीं क्या था, कोई और चीज थी, तो मतलब काउंटर एविडेंसेस है। और बाय द वे एक और बात बता दूं, मैं उस राना मशहूद ने ये भी कहा कि इसकी फोरेंसिक रिपोर्ट करवा लें, फोरेंसिक रिपोर्ट मैं उन्हें फॉरवर्ड कर दूंगा वीडियोस की, तो ये कहते हैं कि बिल्कुल वीडियो ऑथेंटिक। हाँ, एक, और दूसरी ये साबित कर दें वीडियोस को सिर्फ कुरान पाक पे हलफ लेके कि वीडियोस जली है, तो मैं उनकी बात मान दूंगा, और मैं इस बात पे मरने को पता है मेरे ऊपर उन्होंने केस भी कर दिया। उन्हें वो रीजनिंग है, वो केस कैसे करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं वीडियो की हद तक की बात है ना, अगर उसमें से एक वर्ड भी साबित कर देना कि ये एक वर्ड, मैं तो ये नहीं कह रहा एक लाइन, एक वर्ड, सिंपल वर्ड, कि इसमें एक एडअप हुआ है या उसमें से किसी किस्म की भी कोई उसमें से आगे पीछे हुआ है, तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। और मैं ही कह रहा हूँ कि छोड़ दें फोरेंसिक रिपोर्ट को, अपने बच्चे को बुलाएं, उसके सर पे हाथ रखें और ये बोल दें खाली तो वीडियो के लिए, फैमिली को ना इन्वॉल्व करें, कुरान पाक सामने रखें और कह दें वीडियो फेक है, मैंने बातें नहीं की हुई, कुरान पाक सामने रखें, नहीं तो कुरान में देंगे आपको नहीं पता। नहीं, वो देखें बहुत मुश्किल। आगे चलें आप। अच्छा, सो वो इट स्टार्टेड दैट 20 लाख रुपीज वो दे दिया। अब देने के कुछ दिनों के बाद, 20 लाख देने के बाद उन्होंने बात की, और ये बात की कि जी नाउ, मैंने बात की है सीएम से, और मैंने उनको बताया कि अभी कुछ दिन नहीं हुआ, दिन नहीं है इस बात को, कि आप इनको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं कहा मैं 1 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। उन्होंने कहा मैंने इस पर इनिशिएटिव लिया है और मेरा ख्याल है कि आप 1 करोड़ रुपए इनको दे दें। अच्छा, अब मेरा यहाँ पे जब हुआ ना, तो मेरे जेहन में एक शक आया, वही शक ये था कि राना मशहूद खुद पैसे खा रहा है। मैंने कहा ये मैं नहीं मानता, मतलब मैं सीएम तो ईमानदार आदमी नहीं, अच्छा मेरे जेहन में जो परसेप्शन रहा है शहबाज शरीफ का उस वक्त तक, वो बड़ा ऑनेस्ट रहा है। मैं बिकॉज मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ फाइनेंशियली ऑनेस्ट होगा, और मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ में और बहुत सी खामियां हो सकती है, एरोगेंट हो सकता है, रूड हो सकता है, लेकिन करप्शन नहीं करता होगा। ये मेरा एक बिलीव रहा है 2012 तक, इसमें कोई शक नहीं। तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक, तो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, कि उन्होंने कहा जी बात यह है कि मैंने शहबाज शरीफ से बात की, मैंने बताया कि आपकी वाइफ ज्वाइन अभी नहीं कर रही, और मैंने कहा है कि आप 2-3 काम कर रहे हैं, तो 2-3 काम बड़े इंटरेस्टिंग है। एक ही काम कर रहे हैं आप, नंबर 1 कि आप हमें 1 करोड़ रुपए देंगे। अच्छा, दूसरा काम उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बताया, वो ये बताया कि हम चाहते हैं कि आप यूके जाएं और यूके जाके इमरान खान के खिलाफ जितनी भी नेगेटिविटी वहां पे फैली हुई है, ये कोई एविडेंस है, वो हमें ला के दें। द वर्ड ही यूज डर्टी लॉन्ड्रिंग अगेंस्ट इमरान खान, वो ला के दें। ये शहबाज शरीफ ने कहा? ये मुझे अभी राना मशहूद ने कहा। अच्छा, अभी तो राना मशहूद, शहबाज शरीफ के पास तो नहीं पहुंचा ना। अब अभी जुदे के बाद अभी मैं न्यूट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा हूँ ना। ठीक है। तो मुझे ये 2 मुतालबे आते हैं, और दूसरा मुतालबा ये आता है कि जी आप एक इमरान खान के खिलाफ काम करेंगे। उनके ख्याल से, क्योंकि मेरा ये बिजनेस है, तो शायद मेरे वहां पर लिंक्स बहुत ज्यादा होंगे,
उनकी उनकी अपनी परसेप्शन है ना कि व्हाई दिस, मैंने स्कॉटलैंड यार्ड में होंगे मैं उनके ख्याल से कि मैंने ही काम क्यों करना है। दे वर मोर फोकस कि इमरान खान के खिलाफ कोई भी एविडेंस है, कोई कोर्ट की डिटेल्स हैं, कोई यूके में जाएं वो लेके आए, और इसके अलावा कि आप सीएम को 1 करोड़ रुपए दें। अच्छा, अब ये सेकंड थॉट थी कि अब मशहूद खुद से कर रहा है। मैंने कहा ओके, सीएम ने कहा ना मुझे उनसे जरा मिलवा दे, और ये मुझे खुद कह दे। उन्होंने कहा ठीक, क्योंकि आपको ये ख्याल था कि सीएम शायद पैसे नहीं खाते। आई वाज 100% श्योर कि सीएम पैसे नहीं खाते। मैं उस पर बड़ा क्लियर था। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि ये सीएम ने कहा है ना, तो मैं अब मैं क्लियर था कि राना मशहूद साहब को पैसे मिल गए एक बार, अब सेकंड पैसे उनको खुद चाहिए और वो ले रहे हैं। और चूंकि आई नो कि वो ऑर्गेनाइजर बने हुए थे, जैसे मुनक़िद करवा रहे थे, तो पार्टी की तरफ से चूंकि उन्होंने इमरान खान को हिट करना था, तो वो चाह रहे थे कि हमें कोई इमरान खान के खिलाफ कोई चीजें मिल जाए जिसको वो पब्लिसाइज करें या प्रोपेगेंडा करें। और उनको नजर में मेरे सामने आया तो उन्होंने कहा ये टारगेट आप अचीव करें। और मेरे ज़हन में क्या मुझे बताया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि आपके खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट मूव करेगी, आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगी, इससे बचना है तो आप नहीं करना है। अब मैं तो तड़ी होगी और ये मैं सोच रहा हूं कि मुझे आई कैन रियलाइज कि पंजाब पुलिस क्या कर सकती है। तो ये तो खुल्लम खुल्ला वो बत्ता हो गया ना, जैसे पर्ची दे के बत्ता लेते हैं। देखिए वो हर जगह होता है ना जी, पाकिस्तान में जो कल्चर है। लाहौर में यानी आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो भत्ता लेते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लाहौर में, पंजाब में, लाहौर में नहीं पूरे पंजाब में, जहां पे उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम करें तो वो किसी भी एक्सटेंट पे जा सकता है। बेशक वो इनका इंटरेस्ट पैसों का हो, वो इनका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स का हो, वो इनका इंटरेस्ट उनकी बातें मानने का हो, कुछ भी हो तो किसी भी एक्सटेंट पे जा सकते हैं। इसमें मैं बहुत क्लियर हूँ और इसके मैं आपको एविडेंस दूंगा। एविडेंसेस देंगे? हाँ दूंगा, बिल्कुल दूंगा। अच्छा, बात तो ये है ना कि प्रूफ करना बहुत प्रॉब्लम होती है। और मजे की बात यह है कि आज मैं जब बात कर रहा हूँ, जब ऑनर होगा इंटरव्यू वन एवर, तो बात राना मशहूद को भी पता है। और मैं राना मशहूद को ये बात बता रहा हूँ कि 24 आवर्स में उसने कन्फेशन नहीं किया तो मैं उसकी सारी वीडियो रिलीज कर दूंगा। राना मशहूद बड़ा मुश्किल वक्त आ गया। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैंने अभी तक वो भी करेंगे जो उन्होंने मियां साहब के बच्चों के मतलब बातें की हैं। मैं एथिकली बता रहा हूँ कि नहीं, वैसे राना मशहूद मैंने देखी हैं जो आपने उनके बच्चों के मतलब बातें की हैं, बहुत ही घटिया बातें की हैं, आपको दूसरों के बच्चों पे नहीं करते। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग, माय पॉइंट इज कि अगर उन्होंने जो अपने ये कन्फेशन नहीं किया, मैं कह रहा हूँ कि सच वो बोल दें, कन्फेशन नहीं किया तो मैं वो सारी वीडियोस जो विच इज नॉट, आई मीन एक नहीं है, वो वीडियोस कम 15-20 वीडियोस हैं और मैं 21 घंटे की है टोटल, ज्यादा हो सकते। आई कैन टेल यू मोर देन 21 आवर्स, मैं पूरी वीडियोस दूंगा। और उन वीडियोस के बाद सिर्फ राना मशहूद के ऊपर 21 घंटे से ज्यादा की है। और उसमें देख लीजिएगा आप क्या बातें होती हैं, क्या डिटेल्स होती हैं। मैं उन्हीं बात, अभी मैं सिर्फ उन बातों को एड्रेस कर रहा हूँ। इतना घटिया आदमी है ये? आई थिंक मेरा इतना घटिया का लेवल तो डिफाइन करेंगे आप उन वीडियोस देखने के बाद, जब राना मशहूद साहब ने अपना कन्फेशन नहीं किया था। मैं तो बता रहा हूं, मैंने अभी तक वो तमाम, अच्छा मैं खुद भी समझता हूं कि ये एक यहां तक चादर है, ज्यादा मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं वो बातें भी कर सकता हूं जिनको पता है उन्होंने मुझे क्या बातें की हुई हैं। मैं वो बातें भी कर सकता हूं जो ये इनको एहसास है कि मैं कौन कौन सी बातें हूं कैमरे में, मतलब वो चीज झुटलाई नहीं जा सकती। और मैं फिर कह रहा हूं कि फोरेंसिक रिपोर्ट मैं दे दूंगा उनकी वीडियो की, और यूरोप की लेबोरेटरी से टेस्ट करवा के दूंगा, उसको पाकिस्तान की लेबोरेटरी का चैलेंज भी नहीं कर सकते। आसिम मलिक हमारे दरमियान बैठे हैं, वी कम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। लेकिन एक बात याद रखें जब आप ब्रेक से आए कि आप बहुत बड़े बड़े पोल खुलने वाले हैं, पर्दे उठने वाले हैं। ऑल ऑफ दैट आफ्टर दिस ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आप रोंगटे उठाने वाली यानी खड़े करने वाली बातें सुन रहे थे। आसिम मलिक की हमारे साथ मौजूद है। एक बात मुझे पता चली, प्लीज कंफर्म और डिनाई, कि मेरे यहाँ आने से पहले, आपसे रब्ता करने से पहले, मियां शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ने आपसे रब्ता किया कि उनके साहबजादे सलमान शहबाज की जितनी टेपें हैं वो सारी की सारी उनको फौरन दे दें तो आपके ऊपर तमाम मुकदमात खत्म कर दिए जाएंगे। नहीं, मुकदमात की बात नहीं होती। द मैसेज वाज गिवन बाय समवन के जो सलमान के मुतल्लिक वीडियो है, तो अगर वो वीडियो के मुतल्लिक से उन्होंने बार्गेन करना चाहूँ तो उसको कंसल्ट कर। अच्छा, ऐसी क्या चीजें हैं जो मियां साहब को जिससे प्रॉब्लम होगी उस वीडियो पे? जैसे
बात यह है कि दो तरह की रिफ्लेक्शंस होती हैं पर्सनैलिटीज की, एक वो जो अवाम के सामने होती है, एक वो अवाम के पीछे होती है। जो हकीकत है, जो हकीकत है, हकीकत जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो नहीं चाहते कि अवाम के सामने है। एक बड़ा सिंपल मेजर तो सलमान शहबाज भी आपको ब्लैकमेल कर रहे थे? नहीं, सलमान शहबाज के ब्लैकमेलिंग के मुतालिक नहीं है, कुछ और सीक्रेट्स हैं, वो उसके मुतालिक मैं आपसे जरूर बात करूंगा। पहले लेट मी कम टू दैट सिनेरियो के राना मशहूर साहब ने क्या किया। राना मशहूद ने क्या लिया? राना मशहूर साहब ने बात कर रहे हैं और सीएम की बात कर रहे हैं, और जब सीएम की बात करते हैं तो नेक्स्ट मीटिंग में फिक्स होती है, और देन ऑब्वियसली हैड अ मीटिंग विद द सीएम। अब मैं क्यूरियस हूँ, मैं इस बात को थोड़ा जानना चाहता हूँ कि राना मशहूर साहब जो बात कर रहे हैं क्या वो शहबाज शरीफ साहब की कंसर्न से कर रहे हैं, उसके बगैर कर रहे हैं? तो उस मीटिंग के अंदर अब एग्जैक्टली 3 लोग बैठे हैं, तो जिससे वो बात करते हैं कि जी नंबर 1 इन्होंने हमारा जलसा स्पॉन्सर किया तो उसके लिए वी आर ग्रेटफुल टू हिम। शहबाज साहब ने कहा शुक्रिया, मेहरबानी, ऑनर। उन्होंने कहा जी मैंने उनको बाकी भी मैंने कम्युनिकेट कर दी जो काम किए थे, तो वो भी मतलब कि ये करने को तैयार है। तो मैंने अब शहबाज साहब से ये पूछा जी, ये अब मेरा क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जी इन्होंने सटन फंडिंग के मतलब और सटन फंडिंग के मतलब शहबाज साहब से पैसे लेने के मतलब बात की है, 96H मॉडल टाउन में बात की है, इंक्लूडिंग कि इमरान खान के खिलाफ कुछ काम करना है। इमरान के खिलाफ क्या काम था? कि मैं यूके जाऊं और कोशिश करूं कि कितने भी एविडेंसेस इमरान खान के खिलाफ मिलते हैं वो मेरी गंद उछालना उसके ऊपर। मुझे उनको वो एविडेंसेस चाहिए थे अगेंस्ट इमरान खान। और क्यों? उनका ये ख्याल था कि शायद ये मैं काम कर सकता हूँ बाय डूइंग माय बिजनेस। उनका ये प्रेडिक्शन था मेरे मतलब, इट वाज नॉट माय प्रेडिक्शन, मैंने जो ऑफर नहीं किया हुआ था कि उनका ये असाइनमेंट आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, आप करें। तो शहबाज साहब ने उस पर कंसेंट दिया, एग्री किया, और मुझे कहा गया विच वॉज वेरी फर्स्ट एंड शॉकिंग फॉर मी कि राना मशहूर साहब जो कह रहे हैं वो आप करें, यानी पैसे दें। आई मीन वर्ड उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा राना मशहूर तो पैसे मांग रहे थे ना? अगर इसका मतलब ये है कि अगर इसको इंटरप्रेट करें तो ये मतलब है कि राना मशहूर साहब की जो मुतालबात हैं मेरे मुतालबात आई वाज सपोज्ड टू फॉलो इट। अब कमरे में बात हो रही है कि उनका स्टडी रूम है 96 मॉडल टाउन में, उसमें बात हो रही है, और उन्होंने जब इसको द वेरी फर्स्ट टाइम आई थॉट कि राना मशहूर वाकई उसका एक अच्छा लिंक है सीसीएम के साथ, क्योंकि सीएम की ये पर्सपेक्टिव तो मेरे सामने बिल्कुल नहीं थी, जो पैसे खाते हैं। और मतलब इतना क्लोजेस्ट रिलेशन राना मशहूर के साथ जिसके अंदर वो ये बात करने में मजबूर और आपको ये यकीन नहीं था कि वो पैसे खाते? नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था। मैं आपको ये बताऊं, मेरा यकीन तो बुरे तरीके से हिला, और उसकी बहुत सी और रीजनिंग भी है, लेकिन मैंने शहबाज शरीफ साहब को 2012 तक अपनी जिंदगी का ऑनेस्ट बंदा समझा। आप तो नहीं समझते? अब मैं नहीं समझता। 2012 तक मैं समझता था कि, और मेरे सामने कुछ था ही नहीं कि मैं समझता कि ये बंदे ने कभी करप्शन की होगी, इस बंदे ने कभी फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी की होगी। मेरा अपनी यही एक परसेप्शन था कि इस बंदे के जहन में पाकिस्तान के लिए, उसके अवाम के लिए वाकई दर्द है, कि वो सफ़र कर रहा है कुछ बीमारियों से, मुझे भी मालूम था, इसके बावजूद उतना काम करता है। तो मेरे सामने तो पॉजिटिव पॉइंट थे और पॉजिटिव जस्टिस थे, और उसके लिए उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत थी। सो दैट फैमिली वाज वो तो कितना चूर हो गया ना, वो तो जो आपका था। और दिस इज द रीजन कि उस फैमिली के कोई भी कोई काम हुए, फॉर एन एग्जाम्पल कि जब तारिक शफी साहब के बेटे थे, उनके स्टूडेंट वीजे, उनका एक बेटा ब्लैक लिस्ट हो गया फॉर 10 years, ही हैजंट गॉट द वीजा। उसके लिए हमजा ने बात किया, उनकी फैमिली ने बात किया, हमने प्रोसेस किया, हमने केस को कंप्लीट किया, ही हैज गॉट द वीजा। वो यूके से एजुकेशन कंप्लीट करने के वापस जा चुका है। तो वो सारी जो फेवर्स थी उनको मालूम था, वो इसलिए नहीं की हुई थी कि शायद हमें कोई उनका इंटरेस्ट था। प्राइमरीली हमारा ये ख्याल था कि ये इन लोगों का जो विजन है वो शायद पॉजिटिव है टुवर्ड्स द पंजाब, और ये तो कभी सोचा ही नहीं होगा जिंदगी में कि डिसऑनेस्टी यहाँ तक हो सकती है कि राना मशहूर जो मुझे बातें कह रहा है उनको सीएम पंजाब खुद एग्री कर लें उन बातों से, उन बातों को क्लैरिटी मेरे सामने आ जाए। तो दैट इज वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट शॉक्ड विद दिस एलिमेंट। राना मशहूर साहब एक पिटीशन मूव करते हैं और उसके अंदर अपना एक एफिडेविट लगा देते हैं अगेंस्ट मी। अब पैसे तो वो मुझसे ले रहे हैं, और वो एफिडेविट लगाते हैं कि वो विटनेस हैं कि मैंने किसी लॉयर से पैसे लिए हुए, और वो विटनेस हैं कि वो पैसे इमिग्रेशन के लिए लिए हुए। राना मशहूर साहब मेरे खिलाफ एक एफिडेविट फॉरवर्ड करते हैं
और वो एफिडेविट लेके पिटिशन फिक्स की जाती है हाई कोर्ट में। उस पिटिशन में जो 4 लॉयर्स होते हैं उनमें से एक लॉयर पाकिस्तान बार काउंसिल, 3 पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार होता है। तो आप ये समझते होंगे कि क्या रीजनिंग होगी कि एक ही पिटिशन पे 4 पावरफुल पॉलिटिशियन विच बिलोंग्स टू बार आई मीन पॉलिटिक्स उनको डाल दिया जाए। 4 डिफरेंट चैम्बर्स है ना, तो चारों को इकट्ठा करके एक पिटिशन पे साइन करवा लिए कि चारों इसमें प्रेजेंट हो रहे हैं, 3 पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स और एक प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार और मशहूर साहब का एफिडेविट। और जो पिटिशन फिक्स होती है मुज़ाहिर अकबर नकवी की तरफ, तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी। अच्छा, जस्टिस मुज़ाहिर के मुतालिक मैं थोड़ा सा पहले एक बैकग्राउंड बता दूं आपसे। इस पिटिशन तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले उनके एक मेरे कॉमन फ्रेंड थे, मुझे डॉक्टर इम्पिक्स, क्योंकि मुज़ाहिर अकबर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पे उनके एक दोस्त हैं, मुझे मेरे भी कॉमन फ्रेंड हैं। तो उनको हार्ट के इश्यूज चलते रहते हैं, हाइपर हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। सो उसके लिए वो पिक्स में बहुत उनका रैपिडली विजिट्स हैं और वो समाओ डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करता है। इसकी वजह से उनका ताल्लुक है, उनके रिलेशनिंग है, उनके घर आना जाना है। सो वो मेरा भी दोस्त है। तो अब से ठीक इस जनवरी 2012 से ठीक 4-5 महीने पहले की बात है कि मुझे कहा गया कि मुज़ाहिर साहब अपने बेटे की स्कॉलरशिप चाहते हैं और इसके लिए मुझे उनके घर में GOR के अंदर आइडा मीटिंग में दें। आपका क्या ताल्लुक है स्कॉलरशिप से? मैं ये बताता हूँ ना, ही हैज अंडरस्टैंडिंग कि शायद मैं स्कॉलरशिप अरेंज कराता हूँ। अच्छा, इमिग्रेशन की जगह उनके ये लगा कि मैं कराता हूँ और मुझे कहा गया और मैंने अभी एज अ फ्रेंड के तौर पर घर विजिट किया, कर्टिस में चला गया। जब उन्होंने बात ये की कि इसमें हम चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं तो अरेंज नहीं करवाता, ये काम तो नहीं है मेरा, ये काम हमारा है ही नहीं। अच्छा, ये मुझे लगा कि जनरल इन्फॉर्मेशन ली और मैंने उसको रिफ्यूज कर दिया, बता दिया, समझा दिया, बात खत्म होगी, मैं वापस आ गया। अब जब मैं वापस आ गया तो मुझे ये समझ आई कि मुझे दोबारा मैसेज दिया गया। वो मैसेज मुझे हंसी भी आई कि मैंने उसको पहले क्यों नहीं इसको पॉइंटेड किया। मसला ये नहीं था स्कॉलरशिप का, वो ये चाह रहे थे कि उनके बेटे को बाहर भिजवाया जाए और उसके 40,000 पाउंड को मैं स्पॉन्सर कर दूं। इट वाज नॉट स्कॉलरशिप, वो चाह रहे थे कि मैं जेब से स्पॉन्सर करूं 40,000 पाउंड उनके साथ दे दूं मैं। अच्छा, मतलब अब ये था कि अगर मैं स्कॉलरशिप अरेंज नहीं कर सकता तो सेकंड मैसेज कि मैं फिर अपनी जेब से कंपनी अकाउंट्स को मैनेज करवा दूं और उसके बेटे के स्कॉलरशिप और स्टडी को अरेंज किया। यानी इन एनी केस वो पैसा आपको देना है? मतलब मुझे मेरे पाउंड को जाना है, जेब को देना है। अब मैंने कहा सोसाइटी में इतने लोग हैं, मैं जज को कहाँ से कर लूँ अपने साथ। तो मैंने बड़ा रीजनेबली, बड़े आराम से, प्यार से, बड़े अदब के साथ रिफ्यूज किया कि जी ऐसी की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, कोई इन फ्यूचर हमको स्कॉलरशिप ऐसा में इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम आपको पास ऑन कर देंगे। तो अब जब ये पिटीशन मूव हुई, उस जज के पास मूव हो जाती है। अब वो हादसाती तौर पर उनके पास चली जाती है कि अब नहीं, अब उसका एक बैकग्राउंड है। हाईकोर्ट में बहुत से जज हैं। अब एक ऐसा जज है जिसके मतलब उसके चीफ जस्टिस ने बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट दिए थे उसके चीफ जस्टिस उस वक्त के, जब वो कंफर्म होने जा रहे थे कि जी इनके सब कुछ प्रॉब्लम जुड़ी हुई है। एक, ये बहुत रिजिड है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके सुपीरियर उन्हीं के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनकी फाइल में कमेंट लिखे हुए हैं। ये पब्लिश्ड है डॉन में, मैं आपको कॉपी दे देता हूँ। अजय डॉन अखबार ने छापी हुई है ये इस पे कमेंट्स हैं, दिखाएंगे मुझे? ये मैं कमेंट्स पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं आपको कॉपी देता हूँ जी। कि जो कमेंट्स थे मुज़ाहिर अली नकवी के मुतालिक ये हैं, ये फाइल्स उठा रहे हैं उनके। द असेसमेंट फॉर जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी अपीयर्स टू बी हार्शर। ही इज डिस्क्राइब्ड एज नॉट इनएसेसिबल, मतलब कि वो एक्सेसिबल है किसी भी वक्त, एंड एज वन हु allegedly indulged in loose talk. He is also called rigid and prejudiced. हाँ, ये एक उस जज के मुतालिक कमेंट है जिसको कंफर्म होना था और वो इस कमेंट्स की वजह से कंफर्म नहीं हो सका। जब ये कंफर्म नहीं होते और ये रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है और ये रिपोर्ट्स उनके सीजन के कमेंट्स दिए हुए, उसके बाद ये उन जजेस में शामिल होते हैं जिनको कंफर्म नहीं किया जाता। फिर इनको इफ्तिखार चौधरी साहब इन दिनों चूंकि चीफ जस्टिस होते हैं, पिटिशन मूव होती है। इसमें एक जज वो भी हैं जिनके साथ हैं जो रमदे साहब के उनका ताल्लुक है उनके साथ। 4 जजेस में एक जज वो भी हैं।
क्योंकि रामदेव साहब का ताल्लुक और जज के साथ होता है, उसकी वजह से चारों बच जाते हैं। और ये बाद ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये हाई कोर्ट के जज बन गए। अब हाई कोर्ट के जज तो बन गए, लेकिन ये चीज़ तो नहीं समझ आ रही कि उनका रिजिडनेस का लेवल क्या है। अब ये चीज़ समझ नहीं आती, वो जब बायस होते हैं तो क्या करते हैं। अब ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि उनकी एक्सेसिबिलिटी किनको अवेलेबल है, ये तमाम चीज़ें समझनी पड़ेंगी उसकी। एनीवे, पिटिशन गेट मूव। और इस जज के मतलब मैं आपको एक और बात भी बताऊंगा, ये 2013 में फरवरी में ये एक पिटिशन मूव हुई सुप्रीम कोर्ट में, और 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। दिस इज सईद खान खोसा साहब, दिस इज एजाज चौधरी साहब, दिस इज गुलजार अहमद साहब। इस पिटिशन को पढ़ने के बाद आप मुझे ये समझा दें वो क्या जस्टिफिकेशन रहती है किसी को भी जज रहने की, जिसके अंदर वो ये कहते हैं इनका कंडक्ट ही कलवेबल है। मतलब जिस जज को ये कह दिया जाए उसका कंडक्ट ठीक नहीं है, आप मुझे बताएं वो बंदे के हाथ में हाई कोर्ट की कुर्सी कैसे रह सकती है। मतलब एक ऐसा जज जिसके मतलब हाई कोर्ट के 3 मेंबर्स ने ये बात अपने ऑर्डर में लिख दी कि जी आप इस जज का जो कंडक्ट है वो कलरेबल है, और ये बात पब्लिश होगी अखबारों में। मतलब हर अखबार में पब्लिश है कि जी इस कंडक्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट जजेस ने ये कहा है, और पूरी रीजनिंग दी गई है क्यों कंडक्ट ठीक नहीं है। उनकी प्रैक्टिस को गलत कहा गया, उनकी प्रैक्टिस वो ठीक नहीं करते जज, उनके कंडक्ट को गलत कहा गया। रिस्पांसिबल फॉर मिसकंडक्ट। यस, ही इज रिस्पांसिबल फॉर मिसकंडक्ट। इसके बावजूद जज हैं। मुझे तरीका आप समझा दें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। इस पिटीशन में वही खुद कहते हैं कि ये केस तो खुद जाता है आर्टिकल 6 के तहत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। वो खुद कहती हैं ये एक ऐसा जज है जिसके हाथ में पावर्स दे दी गई हैं, और उस पावर्स को समझने के लिए जरूरी है कि इस जज के मतलब सुप्रीम कोर्ट जजेस ने क्या कहा है और उसी के चीफ जस्टिस ने क्या कहा है। सो इनके पास पिटीशन फिक्स हो जाती है। अच्छा जी, पिटीशन फिक्स होती है, और अब पिटीशन कोई भी फिक्स्ड होगी, जज लॉयर को कॉल करेगा ना, नोटिस कर देगा। ये सब ये नहीं करते। ये क्या करते हैं, ये मुझे बुला लेते हैं अपने कोर्ट के अंदर। मेरे के खिलाफ कोई पर्चा नहीं है, ये समझने वाली बात है। मैं कोई वांटेड नहीं हूँ तो कंप्लेंट एक है बस। वो पिटीशन है ना, तो पिटीशन का लॉयर जवाब देंगे ना जी। मैं कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं हूँ कि मुझे कॉल कर लेंगे कि जी आप इसके पहले जवाब दे दें। मतलब जवाब लेना है तो डिपार्टमेंट से जवाब लें, सरकारी लोगों को बुलाएं, मेरे वकील को बुलाएंगे, इसका जवाब दे। बट मुझे कोर्ट में बुला लेते हैं, क्या मैं पर्सनली हाजिर होता हूँ कोर्ट में। अच्छा जी, अब हाई कोर्ट के ऑर्डर से पर्सनली जाना पड़ा, देयर वाज नो चॉइस। अब अंडरस्टैंडिंग ये होती है, कुछ ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं साथ, और अभी तक मैं उस पूरे पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पा रहा। अब मैं ये समझ रहा हूँ क्या नाम शुद्ध एफिडेविट दे दिया। आपने उससे बात नहीं की राणा से कि भाई तुमने पैसे इतने खाए, सब कुछ किया? अभी तो मैंने उससे बात नहीं की, मैंने बात करनी है सारी। ओके। अभी वो बिल्कुल लेवल आएगा तो मैंने उससे बात भी की। अभी इस लेवल से पहले मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ, जब मैं हाई कोर्ट में जाता हूँ तो मेरे पे वुकला अटैक कर देते हैं। अब मुझे ये बात उस वक्त मैं इसको फोकस नहीं कर सका बिफोर माई पेरेंट्स कि इसमें तो हाई कोर्ट के 3 मेंबर इन्वॉल्व हैं, प्रेजेंट हाई कोर्ट बार ने इसके साथ पिटीशन मूव की हुई है, तो ये कितना इफेक्टिव ग्रुप होगा कि मैं तो हाई कोर्ट में वैसे ही सिक्योर नहीं रहूंगा। तो हाई कोर्ट के अंदर वुकला को अटैक कर देते हैं। अब पाकिस्तानी कोर्ट्स के अंदर तो पुलिस को नहीं छोड़ते, वहां पर देयर वाज नो शेल्टर। वहां मेरे ऑफिस के लोग आते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, बड़ी मुश्किल से बचाते हैं। अब मैं जाता हूँ नकवी साहब के सामने पेश हो जाता हूँ। मैं समझता हूँ जो भी करेंगे मतलब विद इन द लॉ ही मूव करेंगे, एम्बिट ऑफ लॉ। ठीक है, बात करते हैं, जाते हैं। उन्होंने कहा जी पहले तो ये काम करें कि अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दें, दूसरा ही काम करें अपना नाम तीसरे पे उनका नाम डाल दें, तीसरा ही काम करें अपने सारे टैक्स जितने आपने दिए किए उनकी कॉपीज दे दें। तो यह काम करें पूरे अपनी क्लाइंट की लिस्ट कोर्ट में पेश कर दें। देखिए केस तो कुछ और मांग रहा है, केस में तो कह रहे हैं कि ये कंप्लेंट है इसकी इंक्वायरी करवा दें, तो करवा दें। आप तो कुछ और कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं मेरे पास कोई पर्चा नहीं है, मेरे एसएल में नाम क्यों जाएगा। मैं पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद से मतलब ये मेरी टांगे काट देंगे, मैं मुंह से नहीं जा सकता। मेरे क्लाइंट के लिए कितने हमें कितना कॉम्पिटिशन डाटा होगा जो मैं कोर्ट को अगर मैं रखूं तो 100 पेपर्स में छप जाए। कैसे पॉसिबल है मैं वो नाम लोगों क्लाइंट के वो कोर्ट के हैंडओवर कर दूं।
टैक्स की बात है, ठीक है, पे करता हूँ, नेट पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, दे दूंगा, बट इट सीम्स कि कोर्ट का क्या ट्रेंड है वो समझ आ गया फर्स्ट डे, बिल्कुल समझ आ गया। कोर्ट में अटैक हो गया, लॉयर्स ने, जज ने ऑर्डर कर दिए, केस मेरे खिलाफ कोई नहीं है। ये मतलब या तो मैं तो आपने जज को नहीं बताया कि भाई अभी वकीलों ने बिल्कुल सामने बताया, उसने कहा ये मुतल्लिका फोरम पे चले जाए। अब मुतल्लिका फोरम कौन सा होगा? जज को, इसका मतलब ये है कि जज को मालूम है सब कुछ हो रहा है, कोई बात समझ नहीं आती थी ना इसके अलावा, कि अगर जज को ये बात बता दी गई कोर्ट में, वैसे तो वो कहते हैं कि हमने फौरन सो मोटो कर लेना है, इस बात पर उनको बात समझ नहीं आती, कहते हैं मुतल्लिका फोरम पे चले जाए। मुतल्लिका फोरम कौन सा है? पुलिस। अभी तक ये समझ नहीं, ग्रेविटी समझ नहीं आती। पुलिस के पास जाते हैं, ये सामने कंप्लेंट पड़ी हुई है, 13/8/2012 की कंप्लेंट है, ये जाके पुलिस को रिसीव करा दी, उनकी रिसीविंग की कॉपी मैंने आपको दे दी कि ये कुछ हुआ है, ये वकील ने किए, ये लोग इन्वॉल्व है, ये इस पे आप पर्चा कर दें। वकील के नाम भी लिख दिए, पुरानी नारकली में ये। हाँ, एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी। पर्चा नहीं होता। जब पर्चा नहीं होता ना तो फिर थोड़ा फॉलो किया जाता है कि इसको पर्चा क्यों नहीं हो रहा, मतलब बात चलती है एसओ तक जाती है, आईजी पंजाब तक फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली मैं बहुत से लोगों को जानता था, मैं बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि बात ये बता दी जाता है अनऑफिशियली, बात ये कि बहुत प्रेशर है सीएम का, पर्चा नहीं होगा। तो ये बात करते हैं ना सीएम का प्रेशर है, तो फिर बात समझ आती है कि सब चीज़ें पंजाब गवर्नमेंट की एमा के ऊपर आ रही है। उन्होंने इसको फिट किया जज को, उन्होंने उन लोगों को टारगेट किया जो कि, अब जज का प्रॉब्लम ये होता है वो खाली अफेंड हो सकता है या घबरा सकता है कोर्ट रूम के अंदर बार काउंसिल से, तो इसलिए पाकिस्तान बार काउंसिल के 3 मेंबर्स को पहले रख लिया गया, प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार को पहले रख लिया गया, अब जज के अगेंस्ट बन जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट पहले ही साफ स्टैंड हो गई, इसका मतलब ये पूरी पुलिस तो फिर खिलाफ मूव करेगी, और जज साहब तो वैसे ही इजीली एक्सेसिबल उन लोगों के लिए थे, उनको तो पूरा टारगेट करने के बाद केस दिया गया। नकवी साहब ने ऑर्डर्स किए, ऑर्डर्स करने के बाद ये नहीं क्या करें अनुगन जी नेक्स्ट दोबारा आ जाए। अब कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स क्या है? नंबर 1 पीसीएल में नाम, नंबर 2 पासपोर्ट स्टैंडर्ड, नंबर 3 क्लाइंट की लिस्ट। एक न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है तमाम अखबार के लिए, यदि ये सब कुछ कोर्ट में हो गया। अब ये समझना उन सब के लिए बहुत आसान था कि इस न्यूज से मेरे पे बहुत बड़े इफेक्ट्स आएंगे, क्योंकि मेरा बिजनेस तो क्रेडिबिलिटी है, मेरा बिजनेस का ताल्लुक क्रेडिबिलिटी के साथ है। करोड़ों रुपए के इश्तेहार दे रहे थे, मतलब मेरा नहीं, वो क्यों आपके खिलाफ छापे? अभी तो अखबार ने नहीं छापा। हाँ, मीडिया का एक सेगमेंट, मीडिया देखें, आप इश्तेहार सबको नहीं दे सकते, आपके सबको राजी नहीं रख सकते, तो कोई सेगमेंट आपसे नाराज, जिसको आपने इश्तेहार नहीं दिया वो आपसे नाराज, हाँ, वो उसको मौका मिल गया, और उसने क्या किया कि फ्रंट पेज के ऊपर खबरें छापना शुरू कर दी। उनको मौका मिल गया जी, कौन का हाईकोर्ट का जज कह रहा है। अब हाईकोर्ट का जज कह रहा तो लोग समझते हैं पता नहीं बाकी रह गई, खबर तो सही है, वो गलत तो नहीं छापी उन्होंने, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ और भी काम हो गए। वो काम ये हुए कि उन खबरों को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, मतलब अगर ए बात कह दी गई ठीक है तो उसको बढ़ा दिया गया, मैं मिर्च मसाला लगा लिया ना उसको, बिल्कुल ठीक। अब जज साहब ने ये सब कुछ करने के बाद मुझे 2-3 दिन के बाद दोबारा भी बुलाया हुआ है, ये नहीं कि मेरी जान छूट गई और मैंने वहां वापस नहीं जाना। अब ये बात मैं समझने से काफिर हूं कि मेरे वकला का क्या काम है, अगर मैंने जाना है तो मैं केस प्लीड तो नहीं करूंगा ना, मेरे वकला करेंगे। व्हाई इज इट कीन टू सी माय फेस? क्रिमिनल चार्ज था उस पिटीशन में, वो चार्ज ये था कि एफआई इस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेट करे। अच्छा, अब मैंने ये काम भी किया, मैंने कहा पूरी की पूरी पिटीशन मान के डिस्पोज ऑफ करना, जो भी प्रे मान रहे हैं ना पूरी मान लें इनकी। देखिए ना, एक पिटीशन की एक प्रे होगी, मैंने कहा कि पूरी की पूरी प्रे मान के डिस्पोज ऑफ कर लें, उन्होंने डिस्पोज ऑफ नहीं किया उसको, उन्होंने उस प्रे को अपने उस फाइल को अपने पास रखा और अपने 2 दिन के बाद दोबारा बुला लिया। अब क्या हो गया, अब पूरी एक इंडस्ट्री के अंदर नाउ द न्यूज़ गेट स्प्रेड, हलचल मच गई है। मतलब क्या हो गया, कोर्ट ने बुला लिया एक बंदे के पास, एक बिजनेस कर रहे हैं, बहुत मशहूर लोग हैं, बहुत मशहूर कंपनी है, कोर्ट ने क्यों बुलाया, क्या वजह, चीजें डेवलप होना शुरू हो गई। 3 दिन के बाद मुझे दोबारा बुलाया। 3 दिन के बाद जब मैं दोबारा कोर्ट में गया ना, तो मैंने देखा मेरे कोर्ट के बाहर सिर्फ 30 तो मेरे क्लाइंट्स खड़े हुए, वो देखना चाह रहे थे क्या हो रहा है। वो इनसिक्योरिटी, दिस इज कॉल्ड इनसिक्योरिटी, तो पैसे दे चुके हैं बेचारे, बिकॉज अब वो इनसिक्योरिटी उनमें क्रिएट हो रही है कि जी ये कोर्ट में क्या हो रहा है, बिकॉज उनके केसेस मेरे पास है। बिल्कुल नेचुरल सी बात है, उनका कसूर नहीं है। ओके, मैं देख रहा हूँ उनके दिमाग से घूम के, मैं अच्छा अब मुझे पता है कि कोर्ट में मैंने जाना है,
तो कोर्ट के अंदर मेरे पे दोबारा वो गन अटैक कर, मुझे चाहिए क्या? अब मुझे क्या कर सकता हूँ? किसी पुलिस के पास जा सकता हूँ अगेंस्ट द वुकला? आंसर इज नो। पुलिस तो मुझे कोर्ट में प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वुकला के सामने नहीं कर सकती। मैंने क्या किया, मुझे उसके लिए 200 लॉयर्स को उस डे के लिए मुझे उनको अपॉइंट करना पड़ा, या मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज देनी पड़ी, नॉट टू फॉर दिस कि मुझे वो करोड़ों रुपया लगा दिया आपने सिर्फ किस लिए? सुन ले, मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है कि ये मुझे कोर्ट तक ले जाए और कोर्ट से बाहर मुझे छोड़ जाए बाहिफाजत। हाँ। सो मेरी गाड़ी से जब उतरूंगा तो उस वक्त मेरे पे कोई हमला ना हो, मुझे वो कोर्ट रूम तक ले जाए और कोर्ट रूम से जब मैं बाहर निकलूं तो मेरी गाड़ी तक छोड़ दें, कि जहां पे पुलिस कुछ नहीं कर सकती, जहां पे बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते, वहां पे जो वुकला कर सकते हैं, तो मुझे वुकला ही चाहिए थे फिर। तो मैंने एक दिन के लिए वुकला को लिया, उन्होंने ऐसे ही किया, गाड़ी में आए मेरे सारे, उन्होंने सारे गए, कोर्ट तक गए, कोर्ट में गया कुछ, तो आपने उसके लिए कई करोड़ रुपए खर्च दिए एक एंट्री डालने के लिए? देयर इज नो वे ना। अच्छा, अब मैं जब जाता हूँ दोबारा कोर्ट में, तो कोर्ट में हियरिंग होती है और हियरिंग में कहते हैं जी आप 2 दिन के बाद दोबारा कोर्ट में आ जाए। अच्छा, आज तो मैंने 200 वुकला ले लिए थे, अब मैं रोज 200 वुकला कैसे ले लूंगा? इसका मतलब ये 2 दिन के बाद बुलाएंगे, मैं इतने वुकला पर दोबारा अपने पैसे खर्च करूंगा, तो मैं किस हिसाब में पड़ गया? तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, मुझे केस मेरे खिलाफ नहीं है, अभी तक कोई क्रिमिनल चार्ज प्रूव नहीं हुआ मेरे खिलाफ, मैंने कोर्ट में हाजिरी होनी है, कोर्ट के अंदर वुकला है, बार है, अब उनको मैंने फेस करना है, तो मुझे वुकला ही चाहिए बहुत सारे उनको फेस करने के लिए। ओके, अब मैंने कहा नेक्स्ट हियरिंग पे मैं कोर्ट में नहीं पता, कोर्ट में नहीं गया। अब जज साहब को पहला मौका मिला, उन्होंने क्या किया, आधी बात नहीं सुनी, उन्होंने फौरन ही काम किया, उन्होंने कहा जी नॉन अवेलेबल और वारंट इशू करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, डीआईजी को बुला लें। अभी उस वक्त तक मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, अभी तक मेरा कोई क्राइम स्टैब्लिश नहीं हुआ, मेरे पे कोई एफआईआर नहीं हुई भी, अभी डिबेट भी नहीं हुआ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ना। अब चीजें डेवलप कैसे होती हैं? डीआईजी को बुला लें। अब डीआईजी इमीडिएटली वहीं से कोर्ट में से ही अभी हियरिंग चल रही है, डीआईजी कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं जी 12 बजे तक उनको कोर्ट में पेश करें, ये नॉन अवेलेबल वारंट है, हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेश कर दें, मेरे पे चार्ज ही कोई नहीं है, कोई चार्ज साबित ही नहीं हुआ। चार्ज तो था ना कि आपने उनके बेटे को 40,000 पाउंड नहीं दिया। हाँ, लेकिन वो चार्ज कोर्ट में नहीं कह रहे थे ना, कोर्ट में तो डीआईजी को ये कह रहे थे ना, बीइंग अ जज, मतलब जज के लिए, जज का मुंशी, अगर आप रिश्वत दे देते तो ये सब कुछ बहुत सस्ते में छुट जाता है। उनको भी दे देता, और उसके बाद आना मशहूर साहब से मैं डिसएग्री नहीं करता था। अगर मुझे पास में ले जाएंगे ना तो मैं दोनों काम नहीं करूंगा, अगर आप मुझे रिवर्स कमरे में ले जाएं, और असल में तो शहबाज शरीफ है ना, हाँ, तो फिर मैं कर दूंगा ना, बिकॉज वो अगर ना करने की पेन ज्यादा है, करने की डिसएग्री करने की पेन ज्यादा है पाकिस्तान में। सो अगर मुझे अब रिवर्स में ले जाएंगे तो मैं उनके मुतालबत मान लूंगा, बिकॉज डिसएग्री करने की पेन की कीमत बहुत ज्यादा है। एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो आई हैव टू शो यू समथिंग। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। अब पता चला ना हम किस दौर में रह रहे हैं और गुजर रहे हैं और काम कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, एक मुश्किल कंट्री में मुश्किल लोग हैं, बिकॉज एक कंट्री को मुश्किल लोगों ने जेपटाइज कर लिया ना, अब उससे निकलना बहुत मुश्किल। अब क्या हुआ कोर्ट में? अब मेरी नॉन अवेलेबल वारंट है जी, अब हाई कोर्ट ने मेरी नॉन अपीयरेंस पे, मेरे किसी केस में नहीं, अब मेरी जब नॉन अवेलेबल वारंट है तो नेक्स्ट वीक की न्यूज क्या है उस मीडिया सेगमेंट के पास कि मेरे मुकाबले जमानत वारंट इशू हो गए। नाउ आई एम वांटेड बाय द कोर्ट ऑन माय नॉन अपीयरेंस। नाउ अब चीजों की ग्रेविटी बनना शुरू हो जाती है। नॉन अवेलेबल वारंट है हाई कोर्ट के, तो मैं कहाँ जाऊंगा लेने के लिए अब बेल? सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट गया और वहां वुकला को पैसे पे किए, अब वुकला के कोर्ट में गया, वहां पे क्या चाहिए? मैंने कहा बेल चाहिए। बेल किस लिए चाहिए? केस क्या है? उन्होंने एफआईआर नहीं है, फिर केस क्या है? केस जो हाईकोर्ट में पेश नहीं हुए, तो अब क्या करेंगे? आप हाईकोर्ट में पेश हो जाएंगे। मैंने कहा जी पेश हो जाएंगे हाईकोर्ट में, क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा ठीक है, अब मुझे भी तक याद है, उन्होंने कहा ठीक है हम आपको बेल देते हैं, आप अगली हियरिंग पे हाईकोर्ट में पेश हो जाए और हम दोबारा हियरिंग रख लेते हैं, विच इज आफ्टर 3, 4, 5 डेज के बाद, जो 26 तारीख बनती है मुझे याद है, 26 नवंबर, उसको दोबारा रख लेते हैं, आप हाईकोर्ट में पेश हो जाएंगे। वकील साहब ने कहा, मुझे सामने बाजज की बात की, उन्होंने कहा हाँ जी आप, मुझे याद है उसको ये चीफ जस्टिस ने मेरी हियरिंग की थी, जो अभी चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने कहा था हाईकोर्ट में। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल हो जाऊंगा।
अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा चॉइस नहीं थी। सो जी दोबारा अपने बेल ली, बेल लेने के बाद दोबारा, अब बेल किसकी है, किसी केस की नहीं है, नॉन अपीयरेंस इन द हाई कोर्ट। वापस आ गया हाई कोर्ट में, इन्होंने कहा दोबारा पेश हुआ। पेश होने के बाद उन्होंने कहा जी क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट गया। इस्लामाबाद में सीना में सो रहा होता हूँ, मुझे सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान ऑपरेटर की कॉल आती। अच्छा मैं बेसिकली उस रूम में उन दिनों मेरी वाइफ वाज, बिकॉज मैं वाइफ इकट्ठे रूम में रह रहे थे। उस रात वो अपनी किसी फ्रेंड के पास गई हुई थी, वो मेरे साथ नहीं थी। और मैं कहता हूँ कि मैं उठाता हूँ तो वो, बिकॉज माई वाइफ क्योंकि MPA थी तो उसका इस्लामाबाद ज़्यादा आना जाना होगा, तो उन्होंने कहा कि जी उनसे बात करनी, और वो सीना में उसका स्टे बहुत हुआ करता था। तो ऑपरेटर का मैंने फ़ोन किया, उसने कहा इमरजेंसी है, मुझे मेरी वाइफ का नाम लेके कहा मुझे उनसे बात करनी है। मैंने कहा मुझसे बात कर लें, उन्होंने कहा जी बात में आप उनसे करनी है, बात इमरजेंसी के बात करनी। मैंने कहा वो नहीं है, अब मुझे बताएं। उन्होंने कहा अब जो बात थी ना वो बात बड़ी शॉकिंग की हुई है, बात थी कि ये नीचे 6 पुलिस गाड़ियां आई हुई हैं सोहिना के अंदर, 6 पुलिस की गाड़ियां आई हुई हैं और वो आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, और नीचे जो इन्फॉर्मेशन दे रही हैं वो ये दे रही हैं कि आप टेररिस्ट हैं, इसलिए आपको अरेस्ट करवाने में उनकी मदद कीजिए। मैं तो किस केस में आ गए हैं पंजाब पुलिस वाले, ना मेरे पे कोई केस है ना कुछ है। तो इस्लामाबाद कैसे आए फेडरल कैपिटल में? अभी बताता हूँ। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं क्या होके गया, मतलब मेरे लिए तो शॉक था ना, मैंने करना क्या। अब एक बंदा सोया वो फोन सुने कि पुलिस आई, क्या करेगा वो, तो रेस्क्यू करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सरीना की स्टेयर सही मैं नीचे जाता हूँ और उस स्टेयर से मैं नीचे जाके सरीना की बेसमेंट में पहुंचता हूँ। मैं लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करता, मैं रूम छोड़ता हूँ, पैनिक करता हूँ ना, पैनिक में मोबाइल उठाता हूँ, स्टेज इस्तेमाल करता हूँ, नीचे जाता हूँ और बेसमेंट में पहुंच जाता हूँ। और बेसमेंट में वहाँ मुझे एक वेटर मिलता है और वो थोड़ा सा मेरी मदद करने पे तैयार होता है और मुझे कहता है कि सर मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी इस मसले के लिए। तो मैं कमिट करता हूँ, नौकरी खत्म होगी तो जिंदगी भर की सैलरी मुझसे लेना, लेकिन तुम मुझे अभी तो हेल्प आउट करो, मुझे फिगर आउट करो पुलिस है कि नहीं है। तो मेरा जो सोर्स इन्फॉर्मेशन के बेसमेंट में सिग्नल वीक होते हैं वो वेटर है, तो वो मुझे बताता है कि पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई है, ये है। मेरे पास BBM होता है, मैं अपनी बात को कॉन्टेक्ट करता हूँ, वो सुबह फोन नहीं सुन रही, मैं किए जा रहा हूँ, बाहर निकलता हूँ बेसमेंट से, सिग्नल देता हूँ, मैसेज, फिर वापस आता हूँ। कुछ ये चलता है काफ़ी देर मामला, और इन द मीन वाइल वो फ़ोन देखती है, मुझे कॉल करती है। मैं उसे कहता हूँ कि बाहर पुलिस आई हुई है, मुझे खुद नहीं पता मैं पुलिस हूँ, मैं सोइना में हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और बाय द वे से पहले मैं कोशिश भी करता हूँ कि बैक गेट से इस्तेमाल करूँ, तो सिक्योरिटी वाले कहते हैं किसी को परमिशन नहीं है बाहर जाने की। इसका मतलब यह है कि जब पुलिस आई होगी तो इंटरनली प्रोटोकॉल होगा कि गेट्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो अब मैं अंदर हूँ सोहिना के, पुलिस वहां पे है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस है, कौन है, मुझे मतलब खाली पुलिस है। अब मेरी वाइफ उस वक्त सुबह के वक्त जो भी कॉन्टैक्ट पॉसिबल था वो बात करती हैं, IG से बात करती हैं, इस्लामाबाद में उनको जगाती होंगी, SSP से बात करती हैं कि ये पुलिस आपने भिजवाई है, क्यों भिजवाई है, मेरे हस्बैंड वहाँ पे और मेरा वहाँ पे रूम है, आप चाह रहे हैं कि वांटेड है। उन्होंने कहा जी हमने तो पुलिस भिजवाई नहीं रही। तो फिर मालूम ये होता है थोड़ी, मतलब इट टेक्स टाइम, इस्लामाबाद की पुलिस की परमिशन के बगैर पंजाब पुलिस 6 गाड़ियों के साथ वहां पर मौजूद है। तो उसका मतलब ये है कि मैरियट ने उस दिन इस्लामाबाद पुलिस की परमिशन के बगैर पंजाब सरीना के अंदर, यस, इंदो सरीना सेक्शन के सामने पंजाब पुलिस खड़ी हुई है। बार कंटेंट्स की डिटेल्स हैं, ये पर्चा आप किसी को दिखाएंगे और बताएंगे ये पर्चा क्या कहता है, तो मुझे भी उसका मतलब समझाएंगे कि इसके अंदर क्या है। ठीक है। इस पर्चे के अंदर ये कहा गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि जी मैं जब मेरी सुप्रीम कोर्ट से बेल होगी उसी दिन रात को पिंडी गया अपनी BMW 7 सीरीज के ऊपर। मैंने एक सुजुकी के को, मेरे से बंदा भी है, मैं सुजुकी को रोकता हूँ, रोकने के बाद मैं पिस्टल निकालता हूँ, उसके शीशे पे मैं फायरिंग करता हूँ। उसमें 2 बंदे बैठे, उन्हें कुछ नहीं होता। मैं शीशे पे फायरिंग करता हूँ, फायरिंग करने के बाद मैं अपनी ID कार्ड की कॉपी उस पर मैं गिराता हूँ उस मौके के ऊपर,
मतलब से कि हमें कैसे मालूम गिराई की गिर गई है, मतलब वो ही कहते हैं ना, क्योंकि हम क्वेश्चन ये है कि एफआईआर कहती है कि एक BMW 7 सीरीज गाड़ी आती है, हमारी गाड़ी पे फायरिंग करती है, हमारी सुजुकी गाड़ी है, शीशे में फायरिंग करती है, हम बच जाते हैं, हमें कत्ल करने की कोशिश की जाती है और हम उससे बचते हैं, और बचने के बाद जब मालूम करते हैं कि कौन बंदा है, तो जो आईडी की कार्ड की कॉपी गिरी होती है उससे मालूम होता है बंदा कौन है, उससे मालूम होता है कि ये बंदा है, उस पर लिखा हुआ मेरा एड्रेस तो लाहौर का है। अब सरीना में तो उनको नहीं मालूम मैंने स्टे किया हुआ है, तो इतनी एफिशिएंट हो जाती है पुलिस कि उस इंसिडेंट के कुछ ही घंटे के बाद वो सरीना में अटैक भी कर देती है। इसका मतलब ये है कि एक फेक एफआईआर को रजिस्टर्ड किया गया, दे ट्राई टू टेक माई कस्टडी कि मैं कस्टडी में आ जाऊंगा किसी तरीके से उस वक्त, और उसके लिए पूरा प्लान, पहले एफआईआर होती है और एफआईआर की कंटेंट्स बताते हैं क्या एफआईआर है कि BMW 7 सीरीज पे एक बंदा आता है, एफआईआर होती है। फिर क्या हुआ? अब ये एफआईआर तो मुझे समझ आती है, अब पंजाब गवर्नमेंट को मेरी कस्टडी चाहिए, बाय नहीं शहबाज शरीफ को चाहिए। अब इसका मतलब ये कि मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। कौन सी कहाँ एफआईआर होगी मुझे तो नहीं पता ना, मैं किसके एफआईआर में बेल लूंगा ये भी मुझे नहीं पता, तो मैं काम करता हूँ कि मैं कोर्ट में नहीं जा सकता। सो नेक्स्ट हियरिंग पे मैं कोर्ट में नहीं जाता। अब ये तो बड़ा मसला है भाई। अब मैं कोर्ट में जाता हूं तो मेरी कस्टडी पंजाब गवर्नमेंट लेती है, पंजाब गवर्नमेंट का मतलब पंजाब पुलिस है। अगर मैं नहीं जाता तो मेरे वारंट इशू होते हैं। अब मुझे कुछ समझ नहीं है मैंने करना क्या है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मतलब अब मैंने करना क्या है। सो मैं एक वाइड रेमेडी अडॉप्ट करता हूँ, वो रेमेडी ये होती है कि मैं उसी जज को कहता हूँ उसकी कोर्ट में कि जी मुझे आप एतबार नहीं, नेक्स्ट हियरिंग में कि जी हमें आप एतबार नहीं है, मेहरबानी करें आप किसी भी जज को केस ट्रांसफर करने में खुद ना सुने। ठीक है, आपने उनको पार्टी बना दिया यानी। हाँ, उसी की कोर्ट में पिटीशन मूव कर दी और खुद कोर्ट में नहीं गया। मैं कोर्ट में नहीं गया तो दोबारा वारंट निकल गया, निकलने तो वारंट निकल गया, ना निकलते तो मुझे हैरानी होती। लेकिन एक और ऑर्डर्स कर दिए गए। अच्छा, वो ऑर्डर्स की बेसिस ये थी, एक डिटेल सिग्निफिकेंट थी, नकवी का एक अच्छा क्रिमिनल माइंड भी है, वो क्रिमिनल का लॉयर है ना, तो उससे माइंड भी बहुत क्रिमिनल है, उसको पता है मैंने लीगल क्या काम करना है जिससे बंदा ना बच सके। मतलब ये बंदे, उसको आप क्रेडिट दें उसकी इस बात का कि उसको ये पता है कि मैंने जब काम करना है तो मैंने काम किस तरीके से करना है जिसमें बंदा बच ना सके। उसने ये काम किया कि जी ये काम करे, वही काम है कि सेक्शन 154 के तहत कोई भी एप्लीकेशन आए उसका बयान रिकॉर्ड करना है, तो जरूरत नहीं है अब इन्वेस्टिगेशन करने की। सो इसका मतलब ये है, आसान अल्फाजों में मैं ये समझाना चाहता हूं कि मेरे खिलाफ कोई भी दरख्वास्त आए उस पर पर्चा कर दें। ये कैसे हो सकता है? ये हुआ है कोर्ट के ऑर्डर, दिखा देता हूँ। कोई भी दरख्वास्त हो, कोई भी दरख्वास्त मेरे पर्चे में, देखिए एफआईए में कोई दरख्वास्त आएगी तो कुछ उसके लवाजमात हैं। पहले उसका आईओ उस पर इंक्वायरी से बोलेंगे, CFR कॉन्फिडेंशियल फाइनल रिपोर्ट वो देगा, उसके बाद AD लीगल उसको करेगा, बिल्कुल ठीक है रिपोर्ट या गलत है डिसएग्री करेगा, उसके बाद DD पासपोर्ट सर्कल उसको हाँ या ना में करेगा, एडिशनल डायरेक्टर उसको करेगा हाँ या ना में। करता हूँ, अगर आप, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझाने के लिए, आज आप पाकिस्तान फोन करके ये कहें कि आसिम मलिक के खिलाफ 100 एप्लीकेशन लिख लें और कल FIA ले जाएं हाई कोर्ट का ऑर्डर लगा के, तो 100 के 100 पे आपको कल ही FIR दे देंगे। आप ट्राई कर लें। ऐसा कोई कानून है? ऐसा कानून नहीं, लेकिन ये तो प्रॉब्लम है जब जज इन्वॉल्व होते हैं ना तो कानून खुद इंटरप्रेट कर देते हैं। देखिए ना, हमारे जुडिशरी की प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो जाती है ना। ये इसलिए तो नहीं आप कह रहे कि आपके खिलाफ फैसले आए हैं? नहीं, तो आप मुझे समझा दें उस फैसले को। मैं तो कानून दान नहीं हूं ना, मुझे मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है ना कि क्या हाई कोर्ट के इस फैसले के पूरे FIA में कोई एक ऐसी FIR है जो रजिस्टर्ड होती है मेरे खिलाफ रजिस्टर्ड होती है? इज देयर एनी अदर FIR? देखिए मैं कहता हूँ 175 FIR कैसे हो गई? अब देखिए उस दिन क्या हुआ, जिस दिन ऑर्डर हुआ ना, जज ने कहा शाम तक मुझे FIR की कॉपीज भी चाहिए। अब ऑर्डर खाली नहीं हुआ। आपसे प्यार करते हैं इसका मतलब है? हाँ, प्यार मुझे बहुत करते थे। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि शाम तक मुझे कॉपी भी चाहिए। अच्छा, अब हाई कोर्ट का जज ये ऑर्डर कर दे, सेक्शन 154 के तहत बयान रिकॉर्ड कर लें, You've had it then। और उन्होंने कहा जी बात दिया और शाम को मुझे कॉपी से पहुंचा दें। एक दिन में 36 केसेस रजिस्टर्ड है, वन सिंगल डे। अब केसेस पाकिस्तान में चूंकि FI के पास प्रॉब्लम ये है, कोई कानून ही नहीं जिसके अंदर मैं कवर होता हूं। अगर FI ने पर्चा करना तो किसी कानून की बिट नहीं करेगा ना।
तो कानून तो मैं खुद कह रहा था 2006 से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को कानून बनाए, क्योंकि अगर मुझे किसी 79 में लेके जाएंगे उसके अंदर क्या है, वो तो उनके लिए है जो रिक्रूटर्स है, जो लोगों को बैरून मुल्क जॉब्स के लिए भिजवाते हैं। मैं तो ये काम करता नहीं था। इसका मतलब ये अगर आप तो कॉरेस्पॉन्डेंस है जो कहती है, मिनिस्ट्री कहती है कि जी हमारे पास ऐसा कानून एग्जिस्ट नहीं करता जिसके अंदर कंसल्टेंट्स आते हैं, हमारे पास ऐसा कानून है ही नहीं। एक इसका मतलब है कि जितने इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं उनके लिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। वो एक ग्रे एरिया में काम कर रहे हाँ, वो ग्रे एरिया में काम कर रहे हैं। अब हैं, यानी काला करें गोरा करें, वो ग्रे एरिया में कोई पकड़ने वाला नहीं। 2006 से मैं उनसे ये बात, तो 2006 में ना मुझे 2006 में, उसका मतलब कोई 9 साल हो गए काम करते हुए। मैं ये रियलाइज कर चुका होता कि मैं तो एक ऐसा काम कर रहा हूँ। ये दिखाएंगे मुझे सर? हाँ श्योर। ये 2006 में मैंने उनसे कहा ये लेटर है, उसमें उन्होंने कहा कि ये इनका रिप्लाई है। मैंने कहा कि लाइसेंस बताएं कहाँ से मिलता है, मैं लेता हूँ लाइसेंस, मिलता कहाँ से? ठीक है। ये मैं कहता हूँ मिनिस्ट्री को कि इलीगल जो कंसल्टेंट काम करते हैं ना, उनकी एक्टिविटी कंट्रोल करें, कोई लॉ तो बना दें इसके लिए। ये मुझे जवाब दे रहे हैं मिनिस्ट्री वाले, ये मैं उनको जवाब नहीं दे रहा। वो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है आपकी बात, इसमें कोई लॉ होना चाहिए, हम उस पर काम करते हैं, उनकी एक्टिविटीज कंट्रोल करने के लिए उसको वर्कआउट करते हैं। ये मुझे क्यों कॉपी कर रहे हैं? ये मैं उनके पास जा रहा हूँ, 2006 से जा रहा हूँ, मेरी उन कम अज कम मोर देन 40 कम्युनिकेशन है। हाँ, नहीं, मेरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ, लेबर मिनिस्ट्री के साथ, जिसमें मैं कह रहा हूँ कि जी आप कानून वजह कर दें कि जिसके तहत आप काम कर रहे हैं। हाँ, जिसके तहत। जो नहीं कर रहे तो मुझे बताएं, बंद कर देता हूँ। मैंने ये भी लिखा उनको कि जी अगर तो मुझे कोई लाइसेंस चाहिए, बताएं मुझे कहाँ से मिलता है। पाकिस्तान को लाइसेंस मिलता नहीं है। अगर कोई लाइसेंस नहीं मिलता तो लिख के लाइसेंस नहीं मिलता है, कोई लाइसेंस चाहिए नहीं ना हो गया। अब आप वांटेड भी हो गए, सब कुछ हो गया। अभी तो ये हुआ कि ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के साथ है और ये प्रपोज ड्राफ्ट भी उनको बना के दिया, जिसने खुद कहा कि आप हर कंसल्टेंट से कम 30 मिलियन सिक्योरिटी रखवाएं। हर कंसल्टेंट से जब वो कोई भी क्लाइंट रजिस्टर करता है उसका एग्रीमेंट लें। हर कंसल्टेंट से हर उस चीज पे जिसने के लिए वो करता है उससे वो टैक्स लें, उसकी फीस रखें। कोई रेगुलेटर बना दें, कंट्रोल करे, कोई चीज ऐसी डेवलप करवा दें जिससे इमिग्रेशन में एक 2+2 4 हो जाए, उसके अंदर इसका सीक्वेंस डिस्टर्ब ना हो। मतलब ये रेगुलेट हो जाएगा ना। मतलब अगर सपोज करें, अभी क्या है ना, ठीक है मैं समझ गया, अभी तो उनकी डिस्कशन है। राइट, छोड़े, हो गया। ये तो आपने अच्छी बातें कर ली, बुरी बात कहाँ की। मतलब ये मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है उन्होंने जो रजिस्टर्ड करने के केस क्या करेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में करेंगे। मतलब इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस तो यही कहता है ना कि जो बंदा बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देके भेज दे, उन्होंने तो उसके अंदर कर लिए। अब 36 केसेस 1 डे रजिस्टर्ड। और मैं ट्रायल के लिए कहाँ जाऊंगा? तो आप यानी मुलाजमत के लिए नहीं भिजवाते? मैं नहीं भिजवाता। देयर इज नॉट, अच्छा ना मुलाजमत के लिए भिजवाता हूँ, और कोई ऐसा केस नहीं है जो आज तक डिपोर्ट हुआ हो। मतलब जो बॉर्डर क्रॉसिंग में तो बंदा बाहर जाएगा, इलीगल पेपर इस्तेमाल करेगा, कोई डेपोटेशन हुई होगी, कोई ऐसा केस एग्जिस्ट नहीं करता। नॉट इवन सिंगल केस जो एग्जिस्ट करता हो तो ये कह रहे हैं हमें इनफैसिलिटेट किया था, हमने बॉर्डर क्रॉस किया था, हम पकड़े गए। ये वो लॉ इन पे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके अलावा कोई लॉ नहीं है। लेकिन हम काम, ये काम डिफरेंट है, ये वो काम नहीं था। लेकिन ये तो आपके पर तो एतराज़ात वो कर रहे हैं ना जिनके काम नहीं हुए। वो कह रहे हैं जी 10 साल हो गए, पेपर्स दिए हुए, कुछ ना बताते हैं ना कुछ करते हैं, पैसे लेके रखे हुए। बिल्कुल ठीक है ना। अगर वो एतराज़ात करते हैं तो किसी लॉ के तहत करेंगे ना। वो ये लॉ ये तो नहीं कह सकते कि ये पैसे लिए थे इन्होंने मुलाजमत का झांसा देके, ये तो नहीं कह सकते। उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए ना। अगर हम किसी को जॉब दे ही नहीं रहे तो फिर हम उस लॉ के तहत तो नहीं आ सकते। अगर एक बंदे ने पैसे दिए तो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है। ठीक है, कार पार्क के लिए तो पर्चियां नहीं ना दी। हाँ, कोई टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, और ये उसकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग है। जब क्लाइंट को काउंसलिंग दी जाती है ना, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। वो क्यों? आपको ये शौक क्यों है इतनी वीडियो? वजह है, इसकी वजह ये है, इसकी वजह ये कि 2002 में एहसास हो गया था कि अगर कोई बंदा कंप्लेन करता है ना तो ठीक बात नहीं करता, तो सब कम्युनिकेशंस को अंडर वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया गया। जब क्लाइंट को ब्रीफ करें तो रिकॉर्डिंग में ब्रीफ करें कि क्या बता रहे हैं, ताकि पता चले कल क्लाइंट को। बिकॉज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था, हम कहते थे हम गारंटी नहीं कर सकते आपको,
हम गारंटी नहीं कर सकते आपको किसी भी काम की, हमारा ये रोल है। हम अपने एड में ये पब्लिश भी करते थे, हमें वीजा गारंटीड अथॉरिटी समझ के पैसे ना दिए जाएं। तो ये सब बातें जब क्लाइंट आते हैं ना तो बहुत एक्साइटेड होता है, तो वो उस वक्त तमाम बातें सुनाई नहीं दे रही होती उसको बात। अगर कोई देखे ना बात सर्विसेज की है ना, अगर हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता और बहुत कुछ नहीं होता, अगर प्रॉब्लम एग्जीक्यूट करेगा तो वो भी क्लेम करेगा। अब क्लेम को मिक्स करेगा डिफरेंट बातों के साथ, तो डिफरेंट बातों में मिक्स करेगा तो कौन प्रूव करेगा कौन सी बात ठीक है? वो अपनी बात करेगा, मैं अपनी बात करूँ, उसे आना मशहूर करता है अपनी बात, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो वीडियोस प्रूव करती है ना। फिर यदि ये बात की है, ये कह रहा खुद कह रहा मुंह से सुन लें, साबित कैसे करेंगे? फिर उस तो इसलिए आपके पास हजारों वीडियोस हैं। हाँ, इसके लिए मतलब जो आपके दफ्तर आया उसकी हाँ, इसके जो आता गया तो इसलिए हमजा शहबाजी फंस गया, सलमान शहबाजी फंस गया और मरियम नवाज की भी बातें काफी आपके पास आ गई। बट क्या सीएम से हर एक मिनट सीएम से हर मीटिंग रिकॉर्डेड है जो एच में भी हुई या रायगढ़ में हुई या कहीं और भी, कि सिर्फ आपके दफ्तर वाली? नहीं, पहली बात तो ये है कि वो लोग मेरे ऑफिस में आए, सलमान, हमजा और मरीम भी तो मेरे ऑफिस में आई। यस, सर्टेन रिकॉर्डिंग वो डिफरेंट एलिमेंट्स की हैं, उसकी डिटेल में बताता हूँ कि कहाँ, कैसे और किन ग्राउंड्स पे हुई। कम टू द टॉपिक ऑन अगेन कि जी पर्चे हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर से होते हैं। और मुझे अब 36 ट्रायल स्पेशल कोर्ट में आप किसी रिपोर्टर को स्पेशल कोर्ट में भिजवाइएगा, एक जज है पूरे लाहौर में डील करने के लिए, इतना ऑक्यूपाइड होता है, वो सिर्फ 2 बातें सुनता है इनिशियल हियरिंग में। ये नहीं कि वो जज गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, वो सिस्टम गलत है, मैं कह रहा हूँ। इतना प्रेशर बहुत है उनके, इतना काम है उस बंदे पे, उसको इतना काम है, वो सिर्फ एक बात सोचता है पर्चा हो गया, यस बिल्कुल ठीक है, इसने पैसे वापस किए नहीं किए, जमानत कैंसिल, बिकॉज वो बहुत लोडेड जज है, उसमें इतना टाइम एक बहस में नहीं कर सकता। सो अब एफआईए तो आपके खिलाफ अगर मूव कर जाएगी, पंजाब पुलिस मूव कर जाती है, तो मुश्किल होता है कोर्ट में डिफेंड करना। सो अब ये मुझे समझ आ रही थी कि मैं क्या ये सही है कि एफआईए में सारों ने आपसे रिश्वतें ली? हाँ, एफआईए के तो मैं आपको सारी वीडियोस दूंगा और मैं आपको बताता हूँ कि इतना ज्यादा एक्सपोज करूंगा कि जिंदगी में एफआईए के डिपार्टमेंट ऐसा एक्सपोज नहीं हुआ होगा, टॉप से लेके। हाँ, आई विल टॉप टू बॉटम एंड द वे आई विल एक्सपोज, मतलब दैट विल बी द। आपका वीडियोस है एफआईए में? हर एक मैं आपको वीडियोस दूंगा, लेकिन बाहर प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास तो वैसे ही बहुत सी चीजें जुड़ गई हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी सफाई पेश कर रहा हूँ। जब ऐसा एलिमेंट होता है तो फिर लोगों का जो बिलीव करने का एलिमेंट वो थोड़ा सा मशकूक हो जाता है, बिकॉज वो तो कहेंगे कि वांटेड बंदा झूठ बोल रहा है ना। एफआईए तो कहेगी ना कि ये इसका फोरेंसिक टेस्ट कराएं। हाँ, तो अपने वो नहीं कि अपनी लेबोरेटरी में कराएं, जैसे मर्जी करवा लें। और मेरी किसी भी वीडियोस का वो फोरेंसिक टेस्ट कहीं से भी करवाएंगे ना, तो मैं ये आज आपको कसम खा के कहता हूँ, अगर आप ये कह दें कि गलत है तो अपने को मैं गोली मार दूंगा साथ पे। अगर ये साबित हो जाए एक वीडियो भी गलत है, गोली क्या मारनी है आपने? तो 3 दफा खुदकुशी की कोशिश भी कर ली। माय पॉइंट इज कि कोई भी वीडियो की किसी भी फोरेंसिक रिपोर्ट का वीडियो गलत नहीं हो सकती, कि वीडियो गलत मैं क्रिएट करने की मुझे कोई रीजनिंग नहीं है, बिकॉज मैं जिंदगी में तो सबसे लॉस कर चुका हूँ ना। अब मैं ये बातें करने से तो सिर्फ एक साथ हैं। When we come back, we'll ask him a lot more things as to what actually happened और किस किसने पैसे खाए। एक ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बड़े लोगों के नाम आ गए हैं, बड़े लोगों के जिक्र हो गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैं खुद कंफ्यूज होता जा रहा हूँ, किसने क्या मांगा बीच में। राना मशहूद का समझ आ गया, शहबाज शरीफ का समझ आ गया, और किस किसने, यानी हमजा ने क्या मांगा, सलमान ने क्या मांगा? मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना पहले। अभी जो मैंने मशहूद को कम्युनिकेट किया, हाउ इट कम्युनिकेट्स, हमजा की डिमांड तो पॉलिटिकल थी। हमजा ने पैसों का मुतालबा कभी नहीं किया। वो वोट मांग रहे थे? नहीं, वो उसको उनको चाहिए था कि जुबिया पार्टी चेंज करे, इसलिए वो जबरदस्ती कर रहे थे। मतलब ऑब्वियसली एंड के अंदर तो रीजनिंग आ गया ना कि जब जुबिया की पॉपुलैरिटी ग्राफ बेरा के अंदर 2012 में स्टैब्लिश हो गया, तो क्लैरिटी थी बड़ी। क्लैरिटी क्या थी कि आपने पीएमएलएन के अगेंस्ट कंटेस्ट नहीं करना, आपने पीएमएलएन को ज्वाइन करना, नंबर 1। अब ये डांग छोटा शुरू हो गया। अब ये डांग छोटा हो रहा है, चल रहा है ना। अब वो तो हम रिफ्यूज करके, अब तो हम रिफ्यूज करके उसको भुगत रहे हैं। अब बहुत इस तरीके से रहे हैं कि अब स्मार्टली काम ऐसा आ रहा है कि हम कोई चीज मुंह लिख के ना डाल सके। अच्छा, आप अखबारों को तो काफी अखबार वाले दूसरे लोग आपके तो पे रोल पे रहे हैं, यानी आप तो उनको रिश्वतें भी देते रहे हैं, तो फिर आपको सपोर्ट क्यों नहीं मिली वहां से? देखिए, बात ये होती है कि एडवर्टीजमेंट जब अखबारात में होती है। वैसे ये सही कह रहा हूँ ना, रिश्वतें देते रहे ना?
रिश्वत पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। नहीं, अखबारात में भी मैं ठीक आपकी है। बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, इस बात तक तो ठीक मीडिया है। वाले लेते रहे हैं आपसे पैसे? हाँ जी लेते रहे हैं। बगैर इश्तिहार के भी? हाँ जी लेते रहे हैं हम, बहुत से ऐसे लोग हैं तो बगैर इश्तिहार के और पैसे शरीफ और बड़े लोग हैं? हाँ जी बड़े शरीफ हैं, बड़े लोगों को पता है, तो वे सुनेंगे तो उनको एहसास करेंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, और अगर कहेंगे तो उनकी वीडियोज भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो आपने मीडिया को पैसे देते हुए हाँ, वीडियोस बनाई हुई हैं? देखिए वीडियोस मैंने बनाई नहीं, ओके, बन गई हो गई। मतलब यू सी इट्स नॉट इंटेंशनली ये वीडियोस मैंने बनाई। कितना कमाल है जिधर आप बैठते हैं वीडियो तो नहीं बन रही कोई? नहीं, आप देखें ऑफिस में जो बंदा आएगा इट इज अ प्रोसेस के उसकी वीडियो बनेगी। अरे यानी लोग ऑफिस आते रहे हैं और मांगते रहे हैं वहाँ पे, बाहर तो वीडियो कहीं नहीं है और लेते भी वीडियो दो जगह पे होगी, यहाँ तो ऑफिस में होगी या घर पे होगी। अगर घर आएगा तो वीडियो बनेगी, ऑफिस में तो वीडियो बनेगी। तो वीडियो उस बनने के दौरान उनको पैसे ले लिए गए, और लकीली कुछ वीडियोस मेरे पास सेफ रह गई, क्योंकि मैंने तो एक ड्रेस में पाकिस्तान को छोड़ा हुआ ना। एनीवे, अब मेरे पे केसेस रजिस्टर्ड हो जाते हैं, मेरा ऑफिस सील कर दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज अरेस्ट हो जाते हैं, 2 लड़कियां 3 लड़के। अब वो 2 लड़कियां अरेस्ट होती हैं, वो मैं गारंटी से कह सकता हूँ दुनिया के पास 3 लड़कियां होंगी, उनको अरेस्ट करते हैं। अब वो आप समझ सकते हैं कि उनकी किस तरह की कॉम्प्लिकेशन फैमिली ने फेस की होगी। वो ये लड़की जो घर से निकलती है और 30-40 हज़ार रुपए की जॉब करती है, जो अपने घर के शायद लोगों के लिए फाइनेंशियल नीड्स पूरी करती है, उसको इस बेसिस के ऊपर हवालात में ले जाया जाए, इस बेसिस में उसको थाने भिजवा दिया जाए, उस फैमिली का क्या होगा? तो कोई कसूर ही नहीं है। मतलब अगर मैं नहीं मिल रहा उनको, आगे चले। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है वन थिंग, इसके अंदर एक बंदा मेरा जो नंबर 2 था, उसको इतना टॉर्चर्ड किया जाता है जब वो जेल से निकलता है ना, और दोबारा उसकी नेक्स्ट हियरिंग होती है, ही डाइड विद एन हार्ट अटैक। उसकी हियरिंग से एक दिन पहले, और उसने अपना सारा वेट लूज करके उसकी 6 मंथ पहले शादी होती है। उसकी बीवी विच इज माशाल्लाह, मतलब सिर्फ 6 महीने की लड़की, मतलब शादी क्या हाल हुआ होगा। मतलब ये सब चीजें चल रही होती हैं, तो चलती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मशहूद को कॉल करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि जी बात ये है कि मैं नाउ वे द वीडियोस कम, जहाँ पहली बार उस वीडियो का इस्तेमाल होता है, इससे पहले वीडियोस का इस्तेमाल तो कभी नहीं किया गया। तो वीडियोस का इस्तेमाल इस तरीके से होता है कि वही वीडियोस जो ARY पे रिलीज हुई, ये वीडियो उस वक्त बनाई गई, और ये वीडियो बनाई क्यों गई, राना मुर्शिद को भी खाने के लिए। ARY पे तो मैंने रिलीज की, इससे पहले किसी को आपने कहा? मुझे तो नहीं, इससे पहले मैंने किसी को नहीं कहा, लेकिन इस वीडियो की कॉपी राना मुर्शिद मैं नहीं मानता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं मानता, मैं बता रहा हूँ राना मुर्शिद, क्योंकि इतनी देर से आप अपने ऊपर लेके बैठे हुए, ये तो और सारे आपके मीडिया वाले अगर जिनको आपने पैसे भी खिलाए हैं, सब कुछ किया, आपके काने भी हैं, ये तो नहीं हो सकता ना आपने अपनी सफाई के लिए उनको ना दी हो। बताता हूँ ना, वीडियो तो मैंने ही बनाई होगी ना, मतलब कोई और बंदा तो बाहर कर नहीं बना सकता ना। इसका मतलब वीडियो तब बनी होगी जब मैं पाकिस्तान में होऊंगा। सो पाकिस्तान में लास्ट न्यू ईयर पे उसी वक्त ये वीडियो बनी, और मैंने किसी मीडिया वाले को नहीं दी, मैंने राना मुर्शिद को ही दी वीडियो, और रीजनिंग क्या देने की, मैंने कहा देखो अब तुम, मैंने जो बताई उसे बात, मैंने कहा तुमने मेरे ऑफिस बंद करवा दिए बाय यूजिंग एन हाई कोर्ट जज एंड बार, तुमने पंजाब पुलिस को मेरे पीछे बढ़वा दिए। अब 2 ही तरीके कार है, स्पीक टू CM और वट एवर यू वांट टू डू इट। तुमने जितने भी मेरे खिलाफ ये तुमने स्टेप्स किए ना, इनको खुद जैसे भी करो, खुद ही खत्म करोगे, मैं खत्म नहीं कर सकता। नहीं करोगे तो मैं बताऊंगा तुम लोग इलेक्शन में धांधली कैसे करते हो, मैं ये बताऊंगा तुम लोग हॉर्स ट्रेडिंग कैसे करते हो, मैं ये बताऊंगा तुम लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बनाया, मैं ये बताऊंगा कि तुम लोग पैसे कैसे लेते हो, मैं ये बताऊंगा तुम लोगों को ब्लैकमेल कैसे करते हो। मैं ये तमाम बातें मीडिया में, आप इन सारी बातों का विटनेस है? हाँ मैं विटनेस हूँ, तभी तो वीडियो मेरे साथ है। आपने हॉर्स ट्रेडिंग भी की उनके कहने पे? नहीं, जिस पे राना मशहूद ने आपको कहा हम वोट खरीदते नहीं बेचते हैं, नहीं, कोट अनकोट उनका ये जुमला? नहीं, उनका कोट अनकोट ये जुमला था, पर सर्टेन बैकग्राउंड के साथ ये जुमला था, और वो ये जुमला था कि विद दिस कंटिन्यूशन के जी, जब ये सेनेट के इलेक्शन मेरा ख्याल हो रहे थे, और उस वक्त वो मेंबर्स को बाय कर रहे थे, और एक जो बाय कर रहे थे, हाँ बाय कर रहे थे ना, और इनमें से चूंकि मैंने कहा ना, उनमें से कुछ पैसे उस वक्त इस टर्म्स में भी दिए गए, टर्म्स थी ना, क्यों पैसे लिए जा रहे हैं, यानी आपने पैसे मेंबर्स को खरीदने के लिए दिए? मैंने पैसे उनको दिए, यार दिया तो सही ना आपने, मेरा मतलब है कि यही था ना, लोगों को भी तो मैंने समझाना है ना। नहीं, बात ये कि आप कानूनी नुक्ते में पड़े हुए हैं। मेरा पॉइंट ये है
कि मुझे कहा मेरा गया, पॉइंट यह है कि आपने हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए पैसे खर्चे और उन एमएनए एमपीएस को आपने बोलियां लगाई ताकि वो इनके कहे हुए कैंडिडेट को वोट दें। नहीं, बॉडी उन्होंने खुद लगाई, पैसे मैंने दिए। ओके, दो डिफरेंट बात है ना। तो मैं एमपी एमएनएस के पास भी मैंने कितने पैसे चाहिए। और बल्कि इसमें एक वो माना मसूद खुद एक स्टेटमेंट में कहते हैं, मैं आपको दे दूंगा वीडियो, कि पाकिस्तान में एक सेनेटर 13 करोड़ रुपए का बनता है। इसका मतलब ये है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग में 13 करोड़ रुपए खर्चा होता है जब एक सेनेटर को बनाया जाता है। तो ये उनके अपने अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। और अगर वो इसको अग्री नहीं करेंगे तो मैंने तो कहा आपने कितने सेनेटर बना के दिए उनको? नहीं, खैर इतनी ज्यादा हाई प्रोफाइल भी ना करें। बहरहाल मैंने उनकी उन एक बड़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट से पहले उनकी तमाम बातें मानी। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनवा के दिया आपने? मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए उनको पैसे दिए। मैंने सब मेरे लिए मैं परसेप्शन पर चलता हूँ। मेरे लिए जंग, मैंने कहा था कि जंग स्टोरी को कैरी करेगा तो लोग बिलीव करेंगे। तो आधे कट्टा कैरी किया ना उसने। तो मैंने क्या किया? अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने इनको सबसे पहले वीडियोस पहुंचाई। जंग अखबार तो कहता है आपने 13 बिलियन का फ्रॉड किया। अच्छा, अभी एफआईए में जितनी भी एप्लीकेशन है ना, सबको आज के दिन मिला लें तो 60 करोड़ रुपया बनता है। जब मैं पाकिस्तान में था उस वक्त 13 बिलियन की इनको फिगर कहां से मिल गई? देखिए, इतनी किसी की क्रेडिबिलिटी को टार्निश कर दिया गया ये कह के 13 बिलियन का फ्रॉड हो गया। किया उन्होंने? ये ऑब्वियसली पेड न्यूज थी, देयर इज नो डाउट इन इट। तो आप तो इतने करोड़ों के इश्तिहार उसको दे रहे थे। उसको किसी और से पैसे मिल गए होंगे ना। मैं तो हिडन हो गया था ना। मैं तो हिडन होने की रीजन पता क्यों हो गया था, अभी इसमें आता हूँ। लेकिन जो जंग अखबार में खबर पब्लिश हुई वो खबर को क्रेडिबल ले लिया गया, बिकॉज उसने कहा जी ऑब्वियसली बड़ा अखबार था, मेन पेज की न्यूज थी। 13 बिलियन की फिगर आज मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे लास्ट से दिखा दें कहां से आनी है। मेरे सारे क्लाइंट को इकट्ठा कर लें तब 13 बिलियन नहीं बन सकता। और ऐसा ही में मेरे खिलाफ 80% ऑब्जेक्शन फेक हैं, इसके बावजूद 60 करोड़ रुपया तो वो कहते हैं। और कहां से? मतलब ये तो नहीं हो सकता किसी और प्लैनेट के ऊपर से इनको फिगर ले ली, ये तो मुमकिन नहीं है ना। तो सही एप्लीकेशंस भी आपके खिलाफ। देखिए, ऑब्वियसली मेरे क्लाइंट्स कहां जाएंगे? असल में मेरे क्लाइंट है जो ऑफिस बंद करके, मैं अब कोई बंदा नहीं है, मैं सामने नहीं हूं तो कहां जाएगा? ऑफिस बंद करके एफआईए लॉक लगा लेती है, इश्तिहार लगा देती है, कोर्ट से ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो कहां जाएगा? देखिए, ऑफिस तो बंद करके वो बेचारा तो रोल गया। मतलब उस क्लाइंट के कागजात उसके पास, सब कुछ जो आपके पास है, वो उस गरीब को कैसे? मैं अब वो कहां गया बताता हूँ। वो कागज कहां पे है, किसी को नहीं पता कागज कहां है, मुझे पता वो कहां है। बिकॉज बात यह है कि जब वी एनालिसिस ऑफ ऑल दोस थिंग्स, डॉक्यूमेंट्स को शिफ्ट किया है, आप उन डॉक्यूमेंट के साथ क्या बनते हैं और उसकी मैं आगे बिल्कुल बात करता हूँ। लेकिन इस पॉइंट को स्टैब्लिश कर लूँ कि जब आना शूट को मैंने किया तो होता क्या। मतलब मैंने तो अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शूट ऑब्वियसली। अब मैंने उनको ये भी किया, आपने तड़ी दे दी उनको। मैंने तड़ी दे दी। मैंने कहा कि 2013 के इलेक्शन इस वीडियो रिलीज करने के बाद अब जीतते कैसे? बिकॉज मेरे लिए वो वीडियो जगत बड़ी हॉट चीज 2000 इलेक्शन आने हैं, मैं कहता हूँ बिगेस्ट जीतेंगे, आप इस वीडियो को देख लें। वीडियो देखने के बाद मशहूर से मेरी बात भी होती है और मुझे कहता है मुझे 2 दिन दे दो, मैं कुछ हालात ठीक करता हूँ। 2 दिन। इस फोन की भी रिकॉर्डिंग है? इस फोन की रिकॉर्डिंग नहीं है, ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग नहीं है, बट कुछ और दूसरे एविडेंसेस हैं, वो भी दे दूंगा आपको, सब्सटेंशिएट कर। हाँ बिल्कुल कर देंगे कि ये फोन हुआ, ये बात हुई। अब ये तो नहीं होता कि 2 दिन में कुछ करते हैं। मुझे एक और ही एक पुलिस के एक रिसोर्सेज से खबर मिलती है कि पुलिस के कोई 32 बंदे पंजाब पुलिस के अनऑफिशियली इस्लामाबाद आए हैं तो इनकाउंटर हुई, यानी आपको कत्ल करने? हाँ, मैंने कहा पुलिस के बंदे 32 बंदे गाड़ियों में आए हैं अनऑफिशियली। मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं कोई जंगल का कानून तो नहीं है, किस तरह से बंदे वहां पे आके मतलब कत्ल कर देंगे। मेरा आई वाज नॉट गोइंग टू बिलीव इट, क्योंकि इस पूरी स्टोरी में बहुत चीजें ऐसी हैं जिनमें मैं खुद भी बिलीव शुरू में नहीं कर रहा कि कैसे हो सकता है कि 32 बंदे पंजाब। मैंने कहा बंदे ने यार मैंने कभी अच्छा किया होगा, उसने बैलेंस करने की बता दी, मुझे ब्लाइज कर रहा है, लेकिन बात ठीक नहीं, ये नहीं हो सकता अनऑफिशियली, ऐसे कहां से बंदे आ सकते हैं? ठीक, मैंने कहा उसने क्या जी, मैंने कहा थैंक यू। मुझे उसने मेरे अकाउंटेंट को बताया, क्योंकि मैं एक्सेसिबल था नहीं, मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि ये अब मैं ऑब्वियसली अपना सॉर्ट आउट कर रहा हूँ कि मेरा ऑफिस बंद है, क्लाइंट में क्या ऑफ है, मैं नहीं करना क्या है, मैं किस फोरम पे जाऊंगा, क्या करूंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं तो क्या केस लेके जाऊं, मैं किस तरह सामने आऊं, अब मैं सारा मैनेज कर रहा हूं। मैंने एक पिटीशन भी मूव की सुप्रीम कोर्ट में कि मेरा जज तब्दील कर दें। उन्होंने कहा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के पास चले जाएं। उसको भी पिटीशन मूव की कि चेंज कर दें, जज तब्दील नहीं हुआ। मतलब इंसाफ लेने कहा जाता ना, कोई लॉ नहीं जज तब्दील करने का।
जज की अपनी गैरत ही आ जाए कि जी मैं समझता हूँ मैं ना, तो आप ये नहीं बताया आपने कि जी मैंने 40,000 सब कुछ नहीं दिया? बताया, सब कुछ बताया। इवन आपको ये बताते हैं, नकवी की कोर्ट में भी ये बताई थी, खाना मशहूद की रिकॉर्डिंग है सर, उसने बात नहीं सुनी। नकवी की कोर्ट में भी कहा आप रिकॉर्डिंग देख लें। अदालत में आपने कहा कि आपका लॉ मिनिस्टर जो है वो 2 नंबरियां कर रहा है। यस यस, डिप्टी स्पीकर कर रहा है, उसका एफिडेविट आप गलत कर रहे हैं। अब तो लॉ मिनिस्टर है। अब तो लॉ मिनिस्टर है, उसका डिफरेंट था, अब लॉ मिनिस्टर है। एनीवे, सो अब ये मैं अब बिलीव नहीं कर रहा हूँ इस सारी बात पे। अब माई वाइफ एक डिफरेंट जगह पे स्टे कर रहे हैं, मेरा अकाउंटेंट, मेरा कजन, मेरा एक ड्राइवर एक गेस्ट हाउस में स्टे कर रहे हैं। मैंने बिलीव नहीं किया हुआ, और मेरी अपने अकाउंटेंट से बात होती है और मेरा अकाउंटेंट घबराया हुआ बोल रहा होता है, मैं उसको मुझे लगता है घबराया हुआ है, फिगर आउट नहीं करता क्यों घबराया, मुझे लग तो नहीं रहा। मैं ऐसे क्रॉस क्वेश्चन भी करता हूँ, 2-3 बातें पूछने की कोशिश करता हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई माई थिंग्स, लेकिन नहीं होता। बट एनी उसकी मैंने लॉयर की फीस भिजवानी है। होता है उसको पुलिस ने पकड़ लिया, वो अब पुलिस कस्टडी में है, और उसको पकड़ा कैसे जाता है? 32 पंजाब ऑफिशियल ISI का कार्ड इस्तेमाल करते हैं पंजाब पुलिस वाले। I'm giving it, they use a card of the ISI, कि हम ISI के मुलाजमीन हैं, गेस्ट हाउस में जाते हैं, ISI का कार्ड दिखाते हैं, उनको वहां से पिक करते हैं। यानी एक आप अपने कौमी इदारे को बदनाम भी बिल्कुल प्रकार से बदनाम करते हैं, कोई दूसरी राय नहीं है। और ये पता कर लें, तो इसी वजह से लोग इस तरह से हमारी एजेंसियों को बदनाम करते हैं क्योंकि उनका नाम पुलिस इस्तेमाल कर रही है। पुलिस ने उन्होंने ISI के कार्ड इस्तेमाल किए, उन बंदों को पिक किया, पिक करने के बाद रवात ले गए इस्लामाबाद। तो अब वो बंदे उनकी कस्टडी में, मुझे ये बात नहीं पता, मैं उनसे फोन पे बात कर रहा हूँ और वो मुझे कह रहे हैं कि मैंने मिलने के लिए आऊँ। तो मैंने उस वक्त मुझे याद है कि मैंने 20 लाख भिजवाने हैं और लॉयर्स की फीस लाहौर में, तो मैंने मिलने के लिए खुद जाना अपने तनवीर से। तो मैं तनवीर को कहता हूँ तुम एक पॉइंट पे आ जाओ, वो उस पॉइंट को जब बताता हूँ, मैं फोन रखता हूँ तो मैं खुद से जैसे आपको सिक्स सेंस कहती है बाजू का, समथिंग रॉन्ग इन इट। तो लास्ट मौके पे मैं ड्राइवर को भिजवा देता हूँ। तो वो जो बंदा गाड़ी ड्राइव करके वहां जाता है, वही पंजाब पुलिस के लोग उसको आसिम मलिक समझते हैं, उसको पिक कर लेते हैं और पिक करके गाड़ी में रखते हैं, और आगे जाने के स्टेज जाने के बाद रियलाइज कि वो आसिम मलिक नहीं है, और उससे पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ते हैं। और वो जो बंदा घर पहुंचता है, मतलब कि 5-6 आवर्स का फर्क है, देन आई हैव कम टू नो कि उनको पुलिस ने ऐसे पकड़ लिया हुआ है, कोई केस नहीं है और वो पुलिस कस्टडी में है, उनके हाथ में बंधे हुए हैं, कोई पर्चा नहीं है। और अब ये पुलिस गद्दी स्टार्ट होती है, बिकॉज उनको भी मालूम हो गया कि मुझे पता उनकी कस्टडी में है। वो क्या करते हैं, उन तीनों बंदे गायब कर देते हैं। मुझे बंदों को कुछ नहीं पता बंदे कहाँ हैं। 24 घंटे गुजरते हैं, 48 घंटे गुजरते हैं, बंदों को ही नहीं पता बंदे हैं कहाँ पे, क्या करें। अब एक सवाल पूछते हैं, पाकिस्तान लाहौर में बात करते हैं, हम कहते हैं कि जी एप्लीकेशन दें मुझे स्ट्रेट को, के ये बंदे हैं, ताकि तभी बंदे प्रोड्यूस होंगे। वो एप्लीकेशन पे पेश करते हैं, एप्लीकेशन जब देते हैं तो फिर बंदे प्रोड्यूस करते हैं। अब बंदे प्रोड्यूस करते हैं तो वो उन 3 लोगों पे FIR काट देते हैं। ये पंजाब पुलिस की दूसरी FIR होती है। अब बात तो ये, हर FIR FIA में थी, ये पंजाब पुलिस में कैसे FIR होगी? क्लेम एलिगेशन होते हैं, आप इसे चेंज करते हैं। अब पुलिस के पास सब इन्फॉर्मेशन है, उनको मालूम है कि मेरे फादर इन लॉ हैं, घर में मर्द वो हैं, घर में तमाम लोग हैं, मतलब मेरी वाइफ, मेरे फादर इन लॉ, वो ड्राइवर, अकाउंटेंट, मेरा कजन, सभी को इस FIR में रख देते हैं। और ये कहते हैं कि लाखों डॉलर ले लिए गए, कोई रिसीट नहीं है, और किसी ने मेरी वाइफ ने धमकी किसने क्यों दी? मेरे फादर इन लॉ ने, ताकि हर बंदे को उस FIR में कवर किया जाए। और ये FIR कवर करके वो लीगली कवर देते हैं अपनी उस किडनैपिंग को, जिसमें बंदे वो इस्लामाबाद से पिक करते हैं। तो समझ नहीं आ रहा है, आपकी बेगम पार्लियामेंटेरियन है, इतनी पॉपुलर लीडर हैं, धांसू पॉलिटिशियन है, आप इतने पैसे वाले हैं, मीडिया को आप पैसे खिला रहे हैं, वकला को आप पैसे दे रहे हैं, मसला कहाँ पे हो गया भाई? पंजाब गवर्नमेंट के साथ देखिए जी, 3 पंजाब गवर्नमेंट में तो सब बात शरीफ आया। देखिए बात है, पंजाब गवर्नमेंट मीन से बात शरीफ। देखिए 3 चीजों के ट्राइंगल से आप फाइट नहीं कर सकते। देखिए इसका मतलब मैं ओवर कॉन्फिडेंट था उस वक्त। अगर पंजाब गवर्नमेंट के साथ हाईकोर्ट का जज मिल जाए और बार सपोर्ट कर रही हो, तो यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। देयर इज नो वे यू कैन कम्पीट देम। वो कुछ भी कर लें, वो कुछ भी कर लें, अपने कम्पीट नहीं कर सकते। देखिए ये एक हाईकोर्ट का जज जब उसे बार सपोर्ट कर दे, आई मीन बार का मतलब ये बार के कुछ पॉलिटिशियंस
जो कि जज को मैटर भी करते हो, जो कि इसे मेंशन भी और ये बड़ी वैल्यूएबल और ऑनरेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। बिल्कुल ठीक, उसमें सब लोग वैल्यूएबल नहीं हो सकते ना, उसमें सब लोग ऑनरेबल नहीं हो सकते, उसमें हो सकता है ना बहुत, सब लोग नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये कोई ग्रुपिंग आइडेंटिफाई तो किया होगा ना, सब पॉलिटिशियन ऑनेस्ट नहीं हो सकते ना, सब पुलिस वाले ऑनेस्ट नहीं हो सकते, इस तरह सब जो बार काउंसिल में सब जर्नलिस्ट भी ऑनेस्ट नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, हर जगह ऐसा है, लेकिन वो ग्रुप को चॉइस करना, वो जज को चॉइस करना, दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग कि मशहूद का इसमें एक्सपीरियंस था। अब उसने क्या किया, अब उनको एफआईआर। अच्छा, अब जो मुझे समझ आई है, एक तरफ राना मशहूद ने सीएम के बिहाफ पे आपको ये कहा कि 24 घंटे में हम केस सारा कुछ कर लेंगे, और दूसरी तरफ एक पुलिस की टीम उन्होंने भेज दी आपको कत्ल करने। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही है, यही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अच्छा, अब मेरे पे पर्चे भी हो गए, पासपोर्ट तो आपका पड़ा हुआ अदालत में, नाम आपका ईसीएल पे, और मैं छुपाऊं और मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मेरे वैसे पर्चा भी हो गया। अब जुबिया कहती है कि बात मेरे भी पर्चा हो गया तो मैं तो उनको स्पेयर नहीं करूंगी, मैं तो बहुत श्योर में चाहूंगी पंजाब गवर्नमेंट की जो भी पॉसिबिलिटी है बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को इस्लामाबाद लाने के बाद जो एक काम होता है वही काम होता है कि पंजाब पुलिस की सपोर्ट के साथ वकला, जिसमें स्पेसिफिकली बुरहान मौजूम का मैं नाम लूंगा बिकॉज वो वहां पे बैठ रहा ना, बाद में वो घर में रेड कर देते। रेड का मतलब ये घर पे कब्जा कर लेते हैं आपके घर पे। हाँ, सीएम के कहने के ऊपर बुरहान मौजूम उसको लीड करता है, वकला बैठते हैं, पंजाब पुलिस सपोर्ट करती है, 32 एक्सटेंशन जुडिशल कॉलोनी किसी से कर हैं, ये हो नहीं सकता। जाके आज पता कर लें घर किसके पास है, मतलब बात आपने बेच दिया होगा, कुछ कर नहीं होगा ना, वही तो बताता। उन्होंने क्या किया, वो घर पे जाते हैं और घर पे पुलिस उनको बैठाती है। अच्छा, अब जब पुलिस बैठाती है उस वक्त हम क्या करते हैं, क्योंकि इश्यूज चल रहे थे ना, तो हमने उस वक्त तमाम बैंकों से पैसे निकाले घर में रखे हुए, हमने तमाम डेटा रखा हुआ, हमारी तमाम वैल्यूएबल चीजें वहां पे थी, तो करोड़ों की चीजें अपने साथ ले जाते हैं, एक एक चीज घर की लेके जाते हैं जिसमें सुई तक शामिल है। अगर आज शहबाज शरीफ साहब ये कह दें, वैसे आई बिलीव झूठा हल्फा नहीं लेंगे कि मैं हल्फन ही कहता हूं कि उस घर पे कब्जा नहीं हुआ, आज उस वक्त का आजी पंजाब हबीबुर रहमान कह दे, वो बड़े आराम से कह देंगे, वो नहीं कहेंगे। उन्होंने तो टीवी पे कहा अगर मैं हल्फन कह रहा हूं कि अगर मेरे खिलाफ अगर वो एक सेकंड एक भी रिपोर्ट हो जाए मैं उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। रिपोर्ट हो गई मॉडल टाउन थाने, मेरा क्वेश्चन ये, एफआईआर भी हो गई, कौन सा इस्तीफा आ गया? प्लीज डोंट प्लेस अ बेट ऑन दिस, बट माय पॉइंट, यू लूज द बेट। नहीं, आई विल नॉट लूज। अगर वो मुझे अभी भी है कुरान पाक में पता हलफ देंगे उनको बात का कि हमारे घर पे दिन दिहाड़े कब्जा किया गया, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस के साथ लॉयर्स को बिठाया गया, बुरहान मौजूम को जब्ती कस्टडी दी गई, वो घर आज भी उनके कब्जे में, और फॉर रीजनिंग हाउ दे यूज द कोर्ट्स। इसी एफआईआर को जो मैंने लिखी हुई कोर्ट में लेके गए कि मेरी वाइफ ने अगेंस्ट दिस एफआईआर उनको पंचायती तौर पे वो घर दे दिया, बिकॉज अब तो नहीं है ना वहां पे, ना मैं हूं ना मेरी वाइफ है, तो घर तो उनके कब्जे में, घर की चीजें उनके कब्जे में। अब उन्हें कहें कि वो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करें जो मेरी क्लाइंट की फाइल थी वो किधर है, अब उन्हें प्रोड्यूस करें, वो डेटा मुझे दें शहबाज शरीफ के पास। यस दे हैव। अब मैं कहता हूं कि उन्होंने कब्जा कराया, ये प्रोड्यूस करें वो चीजें कहां पे। अब मैं ये कहता हूं कि वो पैसे कहां पे हैं जिन्होंने घर से डकैती की। तो ऐसा तो नहीं है मुझे आसिम साहब, मुझे ऐसा लग रहा है, कमिंग टू, मैं थोड़ा रैप अप करने की तरफ आ रहा हूँ, कि ऐसा लग रहा है कि इतने ज्यादा आपने लोगों को यानी दुखी कर दिया था, उनको पता था कि आपके पास इतना एविडेंस है कि सीएम से लेके उनकी औलाद से लेके भाई भतीजे लेके उनके रिश्तेदार लेके उनके अजीज तरीन मिनिस्टर्स लेके और उनके इलेक्शंस, उनकी हॉर्स ट्रेडिंग, यानी जितनी भी उनकी डार्क सीक्रेट्स हैं, आप उसमें एक मेन रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब फैसला कर लिया गया कि आपको रास्ते से हटाया जाए, और अगर आप दुनिया में कहीं भाग चुके हैं तो रेड वारंट इशू करा के आपको खत्म करा दिया जाए, ताकि आप उनके गुनाहों से कभी पर्दा ना उठा सकें। नहीं, दे डोंट अफोर्ड कि मैं जिंदा रहूं, सिंपल सी बात है। लेकिन ये बात ये ना, आज वो कुछ कह सकते हैं लेकिन उनको तो पता है कि सच क्या है। ये मुझे, उनको या अल्लाह को तो पता है ना कि सच क्या है। अब उस सच के दरमियान वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं ये बातें सामने आई। अभी तो आपको मैंने 5 मिनट का एक स्क्रिप्ट रिलीज हुआ तो ये उनकी इतनी चीखें निकल गई हैं, सब इतनी वीडियोस निकलेंगी तो क्या करेंगे। वीडियोस हैं कि ब्लफ कर रहे हैं? नहीं वीडियोस हैं, ऑन ऑफ कह रहा हूँ, वीडियोस हैं कुछ तो आप आज
चलवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको वीडियोस देंगे, आपको बिल्कुल वीडियोस देंगे, और जिसको वो डिक्लाइन नहीं कर सकते। सो माय पॉइंट कि ये वो मेरा तो एलिमेंट वैसे ही जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो कई जगहों पे वो केबल से बंद कराना शुरू हो जाते हैं। नहीं, ये कब तक बंद कराएंगे ना, वो तो मुमकिन नहीं है। बात ये है ना कि आप किसी एक हद तक किसी को कर सकते हैं। मतलब फॉर मी टुडे देयर इज नो थ्रेट फॉर मी बिकॉज आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन माय लाइफ। अब मुझे डर किसी चीज का रह ही नहीं गया ना, बिकॉज जब आप एक स्टेज पे बंदे से सब कुछ ले लेते हैं ना, तो फिर उस वो डर से आजाद हो जाता है। आपने 3 दफा खुदकुशी करने की कोशिश हाँ ऑब्वियसली, यस आई ट्राइड। क्यों? लेकिन ये बात बड़ी सिंपल सी है। अब इसमें 2 एलिमेंट है। एक एलिमेंट है मी, माय फैमिली, दूसरा मेरे क्लाइंट्स। आई हैड 10,000 क्लाइंट्स, 175 FIRs हैं, बाकी 9,200 लोग कहाँ हैं? अब इसका आपको ये बात आपको कैसे बताऊं? इट टुक मी 17 years टू एस्टैब्लिश दैट क्रेडिबिलिटी। इट टुक मी 17 years, एक दिन की बात नहीं है। 17 साल लगे वो क्रेडिबिलिटी, जिसमें आधी जुबान से कुछ बात कर रहा था तो लोग मान रहे थे। मेरे पास वो क्रेडेंशियल्स थे जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं थे। मेरे वो क्लाइंट लिस्ट थी जो मेरी लाइक जिन्होंने मुझे कभी ना बोली नहीं। मेरा रिलेशनिंग उनसे इतनी अच्छी थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्सेप्ट फ्यू लोगों के। लेकिन जो मेजोरिटी 9,200 लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट भी मूव नहीं की, घर में बैठ गए। अब मुझे बताएं, उन लोगों के साथ जो मेरा 9,825 एक्चुअली, मतलब इतने लोगों के साथ जब मैं सोचूंगा उनके बारे में, मुझे बहुत लोग याद आएंगे। कुछ लोग मुझे बेटा समझ के ट्वीट किया, किसी ने मुझे भाई समझ के ट्वीट किया, किसी ने मुझे बेस्ट फ्रेंड समझ के ट्वीट किए। आप समझते हैं कि इतना आसान होगा उनको भूलना? जब मैं सामने भी नहीं हूं, मतलब उनकी क्या परसीव करेंगे कि मैं एक विलेन हूं, मैंने फ्रॉड किया, सब लोग करते हैं, मैं भाग गया। अगर मैंने फ्रॉड करना होता, भागना होता, तो 17 साल में पहले मैं किसी मुल्क का पासपोर्ट खुद ले लेता। मैंने बावजूद इसके देखिए, मैंने किसी मुल्क की बावजूद इसके कि मैं आपको 100,000 केसेस दे सकता हूं जो हमारी कंपनी के थ्रू जिन्होंने माइग्रेट किया, जिन्होंने दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट लिए, नेशनैलिटी होल्डर बने, मैंने खुद तो नहीं लिया हुआ। सिर्फ एक रीजन पे नहीं लिया था कि मेरे जहन में ये दूसरी थॉट ना आ जाए कि मैं इस मुल्क को छोड़ दूं, ये थॉट ना आ जाए कि कभी किसी पर फ्रॉड कर लूं। मतलब ये पॉसिबल है कि बिजनेस में देशवेर हो सकती है, ये पॉसिबल है कि कुछ कमिटमेंट लूज हो सकती है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इंटेंशनली फ्रॉड कर जाऊं। ये मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन होता तो मैं 17 ईयर से काम ना कर रहा होता। ये देखिए, ये आई वाज वर्किंग इन अकाउंट, 17 साल की बात कर रहा हूं मैं, 17 डेज या 17 मंथ की बात नहीं कर रहा। कौन सा ऐसा काम मुझे बगैर क्रेडिबिलिटी के 17 ईयर्स की हो जाता है? कोई ऐसा काम नहीं है। कोई दुनिया का माई का लाल ऐसा नहीं है जो 17 ईयर्स काम करे विदाउट क्रेडिबिलिटी, विदाउट परफॉर्मिंग। कोई कर नहीं सकता, और पाकिस्तान माशरे में बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आपको डिलीवर करना है। अब उन डिलीवरी करने में आपका क्या था? व्हाट वाज योर एसेट्स? वो 10,000 क्लाइंट्स जिन्होंने आप पे ट्रस्ट किया था, वो लोग जिन्होंने पूरी पूंजी आपको दे दी थी। अब उनकी पूंजी के लिए मैं विलन हूं। अब वो पैसे मेरे पास नहीं है, बट उनके लिए मैं विलन हूं। अब वो एसेट्स मेरे पास नहीं है, उनके लिए मैं विलन हूं। अब उनको स्टोरी का नहीं पता, कहां पता होगा, कौन सामने आएगा, कुछ नहीं पता, बट मैं इसके बावजूद उन्होंने मेरे साथ एप्लीकेशन प्रोसीड नहीं किया। आपके समझते हैं इंटरनली ये कितना बड़ा चीज होगी इसे फेस करना। आप लाइफ से कितना दूर हट जाते हैं जब उनके बारे में सोचते हैं। मतलब कोई क्लाइंट, मतलब एक क्लाइंट मिसेस अहमद, मैं कभी भी नहीं भूलता, मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी, उसके लाखों रुपए डूब गए। अब क्या करेगी वो? किसको ब्लेम करेगी? अब कंप्लेन वो नहीं सुनेगी, किसको कहती? घर से बातें सुनती होगी, किसी भाई ने किया होगा, बाप से बातें सुनता होगा कि तुमने लोगों को फ्रॉड हो गया, तुमने पैसे डुबो दिए। अब उन 9,800 जो लोग, उनका मुझे हाल बता दो, क्या हाल है मुझे कोई। अब उनके डॉक्यूमेंट्स को उनको दिन दिहाड़े डकैती की चीजें लेके साथ, उनकी तो एक चीज उनके हाथ नहीं आ रही, और FIA ने बड़ी एफिशिएंसी झाड़ दी, पंजाब पुलिस ने बड़ी एफिशिएंसी झाड़ दी, पॉलिटिशियंस ने अपने बयान पुके कर लिए। बट एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम तो उनको आई है, मुझे आई है ना। बेनिफिशियरी कौन है? आइडेंटिफाई कर, इसकी जिनकी कस्टडी में घर है वो बेनिफिशियरी हो गए, जो वो पैसे करोड़ों रुपए ले गए वो बेनिफिशियरी हो गए, जिनको पॉलिटिकल एडवांटेज हुआ वो बेनिफिशियरी हो गए, जिनकी बातें छुपी वो बेनिफिशियरी हो गए। वो किधर है? सो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि बेनिफिशियरी कौन था। और अगर मुझे फ्रॉड करना होता
तो 17 साल बहुत अरसा था। मैं प्लान, और मैं इतना सेंसिबल जरूर था कि मैं प्लान कर लेता फिर कि जी मैंने मुल्क छोड़ना है, मैंने पासपोर्ट लेने, मैंने लोगों को लेके दिए ना। जब मेरी एक प्रोसेस था उसमें बहुत से लोगों ने लिए। हमारी वेबसाइट पे उस वक्त 1000 तक फैमिलीज की फोटोग्राफ्स लगी हुई थी, जिनके रिकॉर्ड, जिनके नंबर दिए हुए थे। तो मेरे लिए, अपने लिए क्या मसला था? एक चीज सिर्फ ज़हन में थी कि मैंने छोड़ के नहीं जाना। मैंने हर उस प्रॉब्लम को फेस किया, मैंने हर उस क्राइसिस को फेस किया, मैंने हर चीज को कन्फ्रंट किया, मैंने हर जगह पे विन किया 17 ईयर्स में, टिल ये ट्राइंगल नहीं बनी। व्हाट वाज द ट्राइंगल? PMLN विद अ हाई कोर्ट जज सपोर्टिंग बाय द फ्यू पॉलिटिशियंस ऑफ द बार। हाई कोर्ट जज को प्रॉब्लम बार से होती है, वो उसे सपोर्ट कर रहे थे और उनको सपोर्ट चाहिए पॉलिटिशियंस से, वो उनके साथ थे। इस ट्राइंगल को मैं कन्फिगर नहीं कर सका, इस ट्राइंगल को मैं एड्रेस नहीं कर सका। और अगर और उसके इफेक्ट कौन? आपने खुदकुशी की कोशिश कर ली? हाँ की 3 दफा। देयर इज नो चार्म इन द लाइफ ना। इट्स नॉट दिस कि शायद बिकॉज रीजनिंग ये होती है ना, आप समझते हैं कि आपने क्या सोचा। नहीं, आप उस हद से बहुत आगे चले जाते हैं ना, आप उस हद से आगे चले जाते हैं आपकी जिंदगी में। जब देखें एक लाइफ एक स्टेज आती है जब अपने आप को आप जिंदा कंसिडर नहीं करते। अगर मैं सोचूंगा मैं जिंदा हूं तो मैं सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। ये अफोर्ड नहीं कर सकता जिस चीज़ों के घर पे आपकी प्राइवेसी होती है, इस पर लोग कब्जा करना है। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरी बात का पॉलिटिकल कैरियर एक दिन से ख़त्म कर दिया जाए। मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मेरे बच्चों को इस तरीके से मुझसे भागना पड़े। मैं ये तमाम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। उन लोगों के चेहरे में अफोर्ड नहीं कर सकता जिनको रात को मैं अगर 12 बजे कॉल करूं, सुबह आपने इस काम पे इतने पैसे फॉरवर्ड करने, सुबह 9 बजे पैसे फॉरवर्ड कर दें। पता ये मजाक है कि लोग मेरी बात पे लाखों रुपए फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये क्या एक दिन में कमाया गया? मुझे याद है 1997 में लोग मुझे रुपया देने को तैयार नहीं थे, मैं किसी से फ्री कर रहा था। इट टुक मी 17 years टू गो ऑन दैट स्टेज। जब मैं लोगों से कह रहा था कि आपने यूनिवर्सिटी कैटेगरी केस फॉरवर्ड करना है, तो वो जो मैं कह रहा था वो कर रहे थे। और दिस वाज द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जिसके एम्प्लॉइज 200+ थे, जिसकी क्रेडेंशियल पे 3 चीजें थी। और वो क्या? एक रॉन्ग डिसीजन टू रिफ्यूज द पॉलिटिकल अथॉरिटीज and that political authority. Shehbaz Sharif. Yes, of course. No doubt. To refuse Rana Mashood, which was supported by Shehbaz Sharif. And it was the way it spotted. जब हमारे घर पे कब्जा हुआ, स्पॉट टू IG पंजाब ने साफ कहा मुझे CM के ऑर्डर में पर्चा नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं कि घर जिस मुल्क के अंदर आप छोड़ दें, अभी आप पे इल्जाम लगे, आप डिफेंड करेंगे ना, और जब खुद ही विक्टिम बन जाएं और आप कहें मेरे घर पे कब्जा हो रहा है, FIR तो काट दें, और वो रिफ्यूज कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे? वहां मेरी वाइफ क्या करेगी? मेरी वाइफ ने खुद बात की होगी ना, उसको कहा जब CM से बात करें, मैं पर्चा नहीं काट सकता, मैं आपका घर कब्जे से खाली नहीं करवा सकता। और IG ने कहा? हाँ बिल्कुल, IG ने खुद से कहा, बिल्कुल कहा उसने कि मैं नहीं कर सकता। और उसने कहा कि ये आप CM से बात कर लें, मैं नहीं कर सकता। आसिम मलिक साहब, मुझे पता आपके पास बताने को बहुत कुछ है, बट हर प्रोग्राम की एक लिमिटेशन होती है एंड इट मस्ट एंड एट दैट टाइम। और मैं आई कैन ओनली रिग्रेट एंड फील सॉरी कि हमने पहले भी आपके ऊपर प्रोग्राम्स किए, और अगर आप अवेलेबल होते हैं हमें, तो हम ज़रूर उस वक्त भी आपका मौक़िफ़ लेते और वन साइडेड मौक़िफ़ ना करते। बट आफ्टर सीइंग ऑल ऑफ दिस इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी वाइफ मेरी कंपनी में डायरेक्टर कैसे हो गई? ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह रहा हूँ, इसका वर्स्ट एलिमेंट था जब मेरे केसेस मेरी वाइफ को उस कंपनी के डायरेक्टर बना के कर दिए गए। ये मेरे पास कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, मेरी वाइफ इस कंपनी में डायरेक्टर कैसे हो गई? नहीं है वो, नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, कंपनी हाउस के पड़े हैं, आप निकाल दें मुझे कंपनी हाउस से। उन्हें कहा वो कंपनी डायरेक्टर है नंबर 1। मैं अगर कुछ चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी वाइफ के खिलाफ एक एविडेंस मुझे लाके दिखा दें। अगर कोई एप्लीकेशन मेरे खिलाफ लिखेगा, उसमें 3 नाम डाल देगा, उसमें मेरी वाइफ का नाम भी होगा, तो मेरी वाइफ क्या करेगी? और उस नाम की बिना पे आप प्रॉपर्टी अटैच करें, उस नाम की बिना पे आप प्रॉपर्टी को ऑक्शन करें, उस नाम की बिना पे आप ये साबित कर दें कि आपकी बेसुट खत्म हो जाए। आप एक निशाना बनाए कि जो हमारी बात नहीं मानेगा उसके खिलाफ ये कुछ हो सकता है। खैर, मैं हो सकता है उसकी वजह ये है कि मैं तो खुद भागा हुआ नहीं हूँ, या खुदा न खास्ता भी इतनी मुश्किल में नहीं हूँ, लेकिन पंजाब हुकूमत ने मेरी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया। आप तो फिर भाग गए थे वहाँ से या चले गए थे।
बट अल्लाह ताला आपको नहीं, बट बात ये ना कि कब्जे जरूर किए जाएं, बट एक चीज की जुल्म की भी हद होती है ना। मेरे साथ कोई हद नहीं है। मुझे बात ये ना कोई हद नहीं है। आपकी रेपुटेशन टार्निश करके इस तरीके से किया जाए कि आप देखिए, मैं कह रहा हूं इट वाज सच अ प्लान मूव। इसीलिए हम तब्दीली की बातें कर रहे हैं, इसीलिए निजाम की तब्दीली की बातें कर रहे हैं, इसीलिए लोग वहां पे भूख प्यास धूप बारिश में खड़े हुए हैं बाहर, इसीलिए पूरे मुल्क में नारे लग रहे हैं, क्योंकि पीपल हैव रियलाइज्ड कि जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। नो दे कैन मैनेज समहाउ थ्रू जुडिशरी, कभी स्टे लेके आ जाएंगे, कभी उसको मैनेज खुद सामने नहीं आते। दिस इज हाउ दे मैनेज। इस सारे स्टोर में पीएमएलएन जी कह सकती है, या स्पेशली शहबाज शरीफ कहते हैं, मशहूर जी कह सकता है कि जी मेरा कसूर क्या है, मैंने तो कुछ नहीं किया, तो एफआईआर नहीं किया भाई, तो एफिडेविट तुमने नहीं दिया था, बाहर के लोग तुमने नहीं खड़े किए थे, जज तुमने ऑर्गेनाइज नहीं किया था, तुमने किसके कहने पे किया और तुमने क्यों किया? क्या वो तमाम चीजों को रिफ्यूज कर सकता है जो अपने मुंह से खुद कह रहा है? और आई एम टेलिंग यू, वो चीजें बहुत पर्सनल है जो मैं नहीं देना चाह रहा। अभी मैं वो चीजें दे रहा हूं जिनसे वो उसकी पॉलिटिकल लाइफ जुड़ी हुई है, उसकी 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 वो इंकशाफात जुड़े हुए हैं जो पॉलिटिकल है। मुझे स्टेज देखिए, मैं बता रहा हूं जबरदस्तियां उन्होंने और मैं आपको वो चीजें की, वो नहीं आप दे रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं अभी अपनी डिसेंसी को लूज नहीं करूं, अपने ग्रूमिंग को लूज ना करूं। दैट्स वेरी गुड एंड दैट्स वेरी अप्रिशिएटेड। ख्वातीन और हज़रात, आसिम मलिक को आपने सुना, फैसला आपने करना है कि आप क्या समझते हैं, और अवाम की अदालत जो है वो सबसे बड़ी अदालत है अल्लाह की अदालत के बाद, और अल्लाह ने तो बाद में फैसले करने, जब कोई जाएगा उसके पास तो वहां पे फैसला होगा। आप लोग यहाँ पे फैसला कर सकते हैं।